ओके, तो आज अपनी पहली क्लास है, ठीक है। और इसको कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए डेमो क्लास भी, राइट। बट दिस कुड बी द पार्ट ऑफ सिलेबस। तो आज और कल, मतलब जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि डेमो क्लास है तो चलो आज नहीं कल कर लेंगे, दैट्स नॉट द केस। जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो कल नहीं पढ़ाऊंगा, और आजकल जो होगा वो परसों फिर नहीं होने वाला। तो यू हैव टू बी फोकस, राइट। तो फर्स्ट डे से ही जो भी हम करेंगे दैट कुड बी द पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो मुझे पता है कि लेट मी सबसे पहले इंट्रोड्यूस, क्योंकि सबका इंट्रोडक्शन होना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आधा टाइम सबसे ज़्यादा उसी में चला जाएगा। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि सब लोग पहले से मैनुअल टेस्टिंग में एक्सपीरियंस होगा, मे बी एक आध लोग को छोड़ के, राइट। कि हो सकता है ना हो, बट एज्यूमिंग दैट कि सबको मैनुअल टेस्टिंग का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं मैनुअल टेस्टिंग यहाँ पे कवर करने नहीं जा रहा, राइट। मैं मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट कवर नहीं कर रहा, ठीक है। एक मिनट, हेलो। अच्छा ठीक है, तो तुमको लिंक भेजा होगा ना चैट पे? चैट पे आया लिंक? ठीक, उस पे व्हाट्सएप पे राजेश्वरी नाम है ना? ओके, ठीक है ठीक है, दे दिया अभी, ठीक है, ज्वाइन कर लो बस। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट कि सबको पहले से मैनुअल टेस्टिंग आती होगी, क्योंकि दैट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा तो आज का कोर्स है जिसमें हम कोर्स में ये काम करने वाले हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे, एजेंडा क्या है आज का अपना, राइट। तो सबसे पहला चीज हो गया कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन सबका हो नहीं सकता, बट जो लोग चाहे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक यूज केस हो तो, राइट। आई एम एज्यूमिंग दैट लाइक कि सबको मोर देन 1 ईयर से लेके 15 ईयर तक के बीच का एक्सपीरियंस तो होगा, कुछ भी। जिसको मोर देन 15 ईयर्स होगा वो अलग से मेरे से डिस्कस कर सकता है, राइट। क्योंकि उसका यूज केस अलग हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग को क्या चाहिए, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे काम करना है, कुछ लोग को सिर्फ मैनेजमेंट लेवल पे काम करना है, राइट। तो ये जो कोर्स है ये जीरो टू हीरो वाला है, मतलब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, रिगार्डलेस कि तुम्हें जो भी चाहिए। तो किसी को कम चाहिए तो यू शुड हैव पेशेंस, राइट। तो आपको बस पेशेंस रखना है, देखना है क्या चीज़ कैसे होता है। लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और एक्सपर्ट लेवल तक जाऊंगा, दिस इज द एंड गोल, राइट। और पूरा का पूरा टारगेट यही है कि 100% प्रैक्टिकल सेशन, नो थियरी। मैं यहाँ पे पीपीटी रन करने वाला नहीं हूँ, ना ही पीपीटी से आपको पढ़ना है। वॉट एवर द लर्निंग्स वी विल बी डूइंग हियर, लेट मी म्यूट समवन, ओके। सो हम जो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं, सिर्फ दो तरीका है सीखने का, एक खुद से करना है और दूसरा हेल्प लेके सीखना है। तो खुद से तो आपको करना ही करना है जो भी करना है, और हेल्प लेना है तो आपको हेल्प सिर्फ दो लोग से लेना है, राइट। एक तो मेरे से लेना है और एक मेरे गुरु से लेना है, मतलब मेरे जो टीचर हैं वो कौन है, एलएलएम। एलएलएम बोले तो चैट जीपीटी, क्लॉड, समझ गए ना, जेमिनी, ये सब। तो यही दो लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको ऐसे ट्रेंड करने वाला हूँ कि मेरे से मिनिमम और उनसे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट कि हमें इस अप्रोच से लर्निंग करनी है, राइट। इस अप्रोच से लर्निंग हमें करनी है कि जिससे कि हमें ज़्यादा चैलेंजेस ना आए डे टू डे। 1 सेकेंड ना, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, किसी भी गेम अगर खेलते हो तो उसमें सबसे प्राइमरी रोल किसका होता है? कोई भी गेम हो, उस गेम को अगर खेलते हो तो उसमें प्राइमरी रोल किसका होता है? प्लानिंग। कोच। प्लेयर का। प्लेयर तो बाद में आएगा ना, पहले कोच का इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, सिंपल थिंग। तो ऐसे अगर आप कोई कोर्स करते हो,
राइट। जैसे बच्चे घर में हमारे पैदा होते हैं तो फर्स्ट लर्निंग वो कहाँ से करते हैं? पेरेंट्स से। उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, राइट। तो ऐसे अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जिससे सीखते हो वही मैटर करता है। क्योंकि अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? या सिंपल सा वर्ड समझो, एक एक लाइन में समझो। मान लो मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, राइट। बट आप जो कोर्स करने जा रहे हो यू आर जीरो। बट मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि ये दुनिया इतनी ही बड़ी है, तो यू हैव टू बिलीव, बिकॉज तुम तो अभी एंटर किए नहीं हो ना। तुम्हें तो मान के चलना पड़ेगा ये दुनिया सच में इतनी बड़ी है। और मैंने जो पिक्चर दिखाया वही दिमाग में सेट हो गया। एक्चुअल में तुम्हें तब पता चलेगा जब आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे, जब आप रियल इंडस्ट्री में जाओगे, काम करना शुरू करोगे, तब आपको लगेगा तो जो मैंने पढ़ा वो तो था ही नहीं कुछ, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो किससे आप ट्रेनिंग लेते हो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। द माय नेम इज राजेश उपाध्याय। आई एम बेसिकली फ्रॉम वाराणसी, बनारस, एंड आई हैव ऑलमोस्ट 18+ years of experience, स्पेशली इन ऑटोमेशन। मतलब आप सोचोगे कि ऑटोमेशन में 18 साल से कैसे कोई बंदा हो सकता है, राइट। तो उससे भी ज़्यादा है। तो सेलेनियम को ही आए हुए मार्केट में 20 years हो गए। और सेलेनियम से पहले भी बहुत सारे टूल मार्केट में होते थे, यूएफटी, सेल्फ टेक्स्ट, टेस्ट कंप्लीट, राइट। ये सब, उन सब में भी मैंने काम किया। तो एक्सपर्टीज जब अगर मैं लेके चलूँ तब भी ऑलमोस्ट 20 years का एक्सपीरियंस मान के चल सकते हो, स्पेशली इन टेस्ट ऑटोमेशन। तो मैं कम से कम 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑटोमेशन में तो ऐसा कोई टूल नहीं है जिसपे मैंने काम ना किया हो स्पेशली, राइट। तो रियल वर्ल्ड में आप कोई भी टूल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एनी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लेवल में भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करूंगा। अभी जब आपके सामने मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगा तो कभी कभी आप देखोगे कि मैं कभी जावा घुसा दूंगा, कभी पाइथन में कोड लिखने लगूंगा, तो वो थोड़ा सा आपको फील आएगा कि मैं, होता क्या है कि पिछला बैच जैसा रहता है वैसा अगले बैच में वो रिदम बन जाता है, राइट। तो मिक्स होने लगता है, बट यू डोंट हैव टू वेरी अबाउट इट, राइट। सो ओवरऑल यू कैन कंसिडर 18+ years इन ऑटोमेशन एंड 15+ years से मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूँ, राइट। तो 15 years हो गए हमारे, स्पेशली लास्ट वीक, इसलिए ये 15 year की एनिवर्सरी हमने स्टार्ट किया। तो जनरली हम कभी किसी को डिस्काउंट आज तक नहीं देते, फर्स्ट 5 year पे, 10 years पे एंड 15 years पे। अब अगला डिस्काउंट मिलेगा 20 years पे। दैट्स द थिंग, राइट। सो जो लोग इस मौके को मिला है, जिसको मिला है, ठीक है, वो इसके लिए अच्छा है। प्लीज गो ऑन म्यूट इफ यू आर नॉट टॉकिंग, राइट। तो 15 years से मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में भी हूँ। तो जिस जिस सिटी में मैंने काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो 5 year मैंने लगभग वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे सेंटर था। ऑलमोस्ट 6 year देन आई मूव टू द चंडीगढ़, FIS, राइट, फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड इमर्सन। तो वहाँ पे भी मैंने काम किया ऑलमोस्ट 6 years, तो 6 year वहाँ था। फिर ऑलमोस्ट 7 years आई मीन पुणे। तो 7 years से पुणे में भी मल्टीपल कंपनीज, राइट। तो यहाँ पे भी जर्नी ऐसे ही चल रही है। तो स्पेशली क्योंकि 5 days मेरा वर्किंग होता है, तो 5 days आई एम ऑलरेडी बिजी। और वीकेंड पे ही सिर्फ मैं क्लासेस लेता हूँ, और सिर्फ 4 क्लासेस लेता हूँ। तो पहली क्लास मेरी स्टार्ट होती है 10 o'clock से, दैट इज अगेन प्ले राइट। सेकेंड होता है AI&ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। थर्ड है आपका ये जो स्टार्ट हो रहा है फिर से प्ले राइट। और चौथा है सेलेनियम विद जावा, जो कि 5 बजे से होगा, ठीक है। ये 4 बैच मैं लेता हूँ। एंड मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, ठीक है। तो दिस इज द बैकग्राउंड एंड आई एम वर्किंग एज ए, यू कैन कंसिडर एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वन ऑफ द MNC इन पुणे, ठीक। तो दिस इज, आई होप दैट इज इनफ, राइट। ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, धीरे धीरे आप अपने आप जान जाओगे, बिकॉज दिस इज द रिकॉर्डिंग सेशंस, राइट। ओके, एनीवे, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। और होपफुली सब लोग पहले से टेस्टिंग बैकग्राउंड के होंगे। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर लर्निंग दिस कोर्स। स्पेशली बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है
कि मुझे टेस्टिंग में, लेट्स से आई एम वर्किंग इन टेस्टिंग इन लास्ट 3 years, 5 years, 8 years, आई वांट टू स्विच माय करियर इनटू द ऑटोमेशन। तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है ये कि इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन 3 year to 5 year, तो अभी तक ऑटोमेशन क्यों नहीं किया आपने? स्ट्रेंज है ना? फिर किसी को 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर भी उन्होंने ऑटोमेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिस इज द सरप्राइजिंग फैक्टर। तो इंसान क्या है कि जब तक ऊपर पढ़ते नहीं तब तक हिलता नहीं हो। सिंपल है। लेकिन आज के डेट में अगर इंडस्ट्री का ट्रेंड देखो तो फ्रेशर्स जो है वो डायरेक्ट ऑटोमेशन सीख रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर फ्रेशर ऑटोमेशन सीख रहे हैं, दैट इज, यू कैन थिंक दैट लाइक कि कितना ज़्यादा वो आगे तेज़ी से चल रहे हैं। और उनकी स्पीड इतनी तेज़ी से चल रही है कि आजकल जितनी भी एमएनसीज हैं उनका हायरिंग लेवल कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि फ्रेशर्स को ज़्यादा उठा रहे हैं वो, और वो भी अच्छे फ्रेशर्स। स्पेशली बहुत सारी कंपनी आईआईटीज को टारगेट कर रही है। Tier 1, Tier 2, Tier 3 के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से बंदे को हायर कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल सेक्शंस को हटा रहे हैं। कभी नहीं देखोगे कि फ्रेशर का फायरिंग हुआ है, और जब भी ओरेकल 30,000 लोगों को निकाला, कभी नहीं देखोगे फ्रेशर को फायर किया होगा ना। या टॉप मैनेजमेंट कुड बी द रेशियो, बट कहाँ जा रहे हैं लोग? मिडिल मिडिल लेयर साफ कर रहे हैं, क्योंकि जो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने 10 साल से इतना कंफर्ट जोन में चले गए कि अब आदत सी बन गई है कि अब पढ़ा नहीं जा सकता उनसे। और अगर 5 घंटे उन्होंने काम किया है, 8 घंटे जिस दिन काम दे दोगे वो वैसे ही उनसे नहीं हो पाएगा। राइट? तो एआई क्या कर रहा है? एआई का काम क्या है? एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। अगर ये सोचो कि एआई आपको रिप्लेस करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप चाहोगे तो आपको एआई रिप्लेस कर देगा। इट मीन्स कि अगर आपको एआई नहीं पता तो समवन विल रिप्लेस यू ना, जिसको एआई पता होगा। तो इसका मतलब है कि अगर अपने स्किल्स को आप अपडेट करके नहीं रखोगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, जो आज की डिमांड है, अगर वो नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि समवन एल्स कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी। और कंपनी क्या है? एज ए बिजनेसमैन सोचो, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, लेकिन आपको एज ए बिजनेस ओनर बना दिया जाए, तो क्या आप सोचो अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे होगे तो क्या आप चाहोगे, आप भी तो यही चाहोगे ना कि हमें बंदा जब रजनीकांत सस्ते में मिल जाए? तो कुछ जो टॉप पे बैठे हैं क्या उनकी मेंटेलिटी नहीं है? सिंपल थिंग है। अगर आप ओनर बन के सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कंपनी को चाहिए, और फिर आप समझ पाओगे कि आपको भी एम्प्लॉय चाहिए तो कैसा चाहिए। आप कंपनी में अपने अपने कंपनी में बंदे को हायर करो, वो 2-3 घंटे काम करके चला जाए, कोई स्किल सेट्स ना हो, तो क्यों रखोगे आप उसको? तो वैसे ही है कि इंडस्ट्री आज के डेट में क्या कर रही है कि जो अपस्किल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, कंपनी सबको चांस दे रही है। अचानक से सबके साथ नहीं हो रहा है, सबको चांस दे रही है, टाइम दे रही है, ट्रेनिंग भी करवा रही है। अपस्किल करो, अपस्किल्स करो। जो नहीं कर रहा है, एक टाइम आएगा लिस्ट में नाम आ गया, एक दिन टिकट कट जाएगा, फिर खोजते रहो। समझ गए? तो ओवरऑल काम क्या है? हमारा जो जर्नी है फ्यूचर का वो यही होना चाहिए कि आज से आपको कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए। ये नहीं कि एक बार प्ले राइट का कोर्स आपने कर लिया, करने के बाद बस करियर खत्म, अब हमने स्विच कर लिया, फिर अब बैठ गए कंफर्ट जोन में। नहीं, अब वो टाइम खत्म है। अगर आपको आईटी में रहना है तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहना है। दिस शुड बी द योर एंड गोल। कुछ ना कुछ अब आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ हमेशा आता ही रहेगा, और जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया ना? तो अब मैं ये पूछता हूँ कि ऑटोमेशन कितना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि पहले का देखो, अभी तक अगर आप मेरे 2 साल या 3 साल पहले का लेक्चर देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उस टाइम पे मैं आपको बहुत फोर्स कर रहा था, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन। अभी मैं आज ये बोलूँगा आपसे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऑटोमेशन भी खत्म होने वाला है मार्केट से, क्योंकि ये फैक्ट है। इससे हो सकता है कि मैं अपना नुकसान कर बैठूं कि जब ऑटोमेशन खत्म हो रहा है तो मैं क्यों पढूं, लेकिन सच्चाई यही है। तो खत्म होने का मतलब एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन एआई ऑटोमेशन भी करेगा, एआई डेवलपमेंट भी करेगा, एआई टेस्टिंग भी करेगा, मतलब एआई हर चीज करेगा। समझ गए? तो इसलिए
हमने जो सिलेबस डिजाइन किया उसका मेन पर्पस क्या है? एआई ड्रिवन ऑटोमेशन। मतलब आपको ऑटोमेशन फ्रॉम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तो सीखोगे, लेकिन एट द एंड आपको एआई आना चाहिए कि आप 10 लोग का काम अकेले कैसे करो। तो जो हमारा सिलेबस बन गया वो क्या बन गया? एआई ड्रिवन ऑटोमेशन। तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो सिर्फ ऑटोमेशन करोगे तो वो वर्थ नहीं है, क्योंकि आप जाके एक दिन में 5 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, एआई वाला बंदा आएगा, पता लगा एक हफ्ते में एप्लीकेशन ऑटोमेट करके खत्म कर दिया, तो फिर क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी? अब आने वाला इंटरव्यूज भी जस्ट आफ्टर 6 मंथ ट्रेंड्स हो जाएगा। जैसे पहले होता था ना कि मैनुअल टेस्टिंग में सर्टिफिकेशन ISTQB है तो तुम्हारा प्रोफाइल में वर्थ है, या फिर कॉमन चीज देख लो आज के आईटी इंडस्ट्री में, एक तो डोमेन नॉलेज, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो तो चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद की बात है कि टेस्टिंग ऑटोमेशन आती है कि नहीं आती। तो एक टाइम ऐसे आने वाला है, आने वाले 6 मंथ के बाद एआई वुड बी द मैंडेटरी फॉर एवरीवन। किसी भी टाइप की प्रोफाइल हो, कोई भी डोमेन नॉलेज हो, कुछ भी हो, एआई तो आना चाहिए। अब एआई इज अ ब्रॉडर टर्म। अब एआई का मतलब कितना एआई आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? एआई इज अ ब्रॉड, बहुत ब्रॉड टर्म है। एआई के अंदर मशीन लर्निंग आती है, फिर मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है, फिर एनएलपी आती है, फिर एलएलएम्स मॉडल्स आते हैं, राइट? फिर एजेंटिक एआई आती है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? आपको सिर्फ चाहिए ऐसे एआई, एआई के इतने फीचर चाहिए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स आप 10 बंदे का काम कर सको, इतना लेवल पे आपको एआई चाहिए। आपको एआई डिजाइन नहीं करना, आपको एआई का सोल्यूशन डिजाइन नहीं करना है, आपको एआई को यूज करना है। जैसे सिंपल सी वर्ड में बोलो, गूगल सर्च। एआई नहीं था तो पहले आप क्या करते थे? गूगल पे सीधे सर्च करते थे। तो टेक्निक होती थी ना गूगल पे भी सर्च करने की, कौन से वेबसाइट का कोड। अब जैसे अगर किसी ने कभी कोड लिखा हो तो फुल स्टैक ओवरफ्लो करके वेबसाइट आती थी, तो वहां से लोग कोड सर्च करते थे कि यार यहाँ का कोड रिलायबल होता था, तो वहां का कोड जरूर चल जाता था। तो वैसे अब क्या यूज कर रहे हैं लोग? एलएलएम मॉडल। एलएलएम मॉडल बोले तो चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ग्रोक, ये सब यूज कर रहे हैं। अब इस पे रिलाई कर रहे हैं, तो इस पे भी सर्चिंग टेक्निक्स तो होनी चाहिए ना आपके पास, कैसे सर्च करना है। लेकिन इस अब ये भी जब कोड आपको सजेस्ट करेगा तो कैसे ट्रस्ट करोगे? क्योंकि एआई जो होता है वो हेलुसिनेशन बहुत होता है। एआई के अंदर, एआई के अंदर हेलुसिनेशन बहुत होता है। हेलुसिनेशन का मतलब ये समझ लो कि छोटा बच्चा जैसे होता है ना, कि कुछ लोग की आदत होती है ना कि गलती मानेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो एआई से तुम कुछ भी पूछोगे तो वो मना नहीं करेगा कि मुझे नहीं आता, वो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के तुम्हें आंसर दे देगा, भले ही वो गलत। दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, और एआई में ये होता है। तो इसलिए एआई से सही रिस्पॉन्स लेने के लिए सही प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। तो दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। नाउ कम टू द टॉपिक ऑटोमेशन। व्हाई यू नीड ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो आपके लिए? हम 3 लेवल पे बात करेंगे, राइट? पहला लेवल होता है कि मैनुअल टेस्टिंग एक स्किल होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप कर रहे हो तो टेस्टिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट। अब उस टेस्टिंग स्किल्स को इन्हेंस कर दो अगर ऑटोमेशन में, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो मतलब जो पहले किसी सॉफ्टवेयर को 10 बंदे टेस्ट कर रहे थे, अगर ऑटोमेशन हो गया तो उसी सॉफ्टवेयर को पूरा टेस्ट करने में लेट्स से 50% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मतलब 5 बंदे वो काम को कर पाएंगे। अब उसी का तीसरे लेवल पे आ जाओ कि अगर साथ में एआई यूज कर लिया तो 5 बंदे से फिर से हम रिड्यूस करके 2 बंदे पे आ जाएंगे। एंड दिस इज द इंडस्ट्री नीड। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग आना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग नहीं पता तो ऑटोमेशन नहीं आएगा। ऑटोमेशन नहीं पता तो एआई कैसे सोचोगे एआई के बारे में, क्योंकि एआई इज इटसेल्फ ए मशीन, राइट? तो सबसे पहले आपको ऑटोमेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, ऑटोमेशन कैसे काम करता है ये समझो। अगर यही नहीं समझ पा रहे हो तो एआई तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, राइट? अब ऑटोमेशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन? जैसे कभी कोई डेफिनेशन तो ऐसे नहीं पूछता। कभी आप मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू लिए दिए हो, कभी किसी ने पूछा व्हाट इज टेस्टिंग? नहीं पूछा किसी ने ना। लेकिन मैं पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग? कैन एनीवन आंसर? जितना खुल के मेरे से बात करोगे उतना अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। ये नहीं सोचना कि गलत हो गया तो क्या होगा, कौन जानता है एक दूसरे को, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो स्पीक अप। तो वो व्हाट इज टेस्टिंग?
Opinion can be changed, right? So what do you mean by testing? check and verify the Verify the system behavior. uh, the build become better quality and bug free, more Bug bug free. free. What do you mean by testing? Verifying the functionality of the application. राइट तो इसमें होता है क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारे आंसर करते हैं कि हमारा टेस्टिंग का मेन गोल यही है कि बग फ्री हो. हाउ डू यू डिसाइड दैट कि ये बग फ्री है? कौन से इंसान में इतने सारे बग भरे पड़े तो एप्लीकेशन में कहाँ से नहीं होंगे, राइट? तो एग्जैक्टली हमारा मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है. टेस्टिंग की टीम बनी इस पर्पज से है कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है डेवलपर ने वही चीज डेवलप किया है कि नहीं, दैट्स इट. हमारा माइंडसेट ये नहीं है डिफेक्ट खोजना. हमारा माइंडसेट है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मैच करना. कि क्लाइंट ने बोला है ताजमहल, तो ताजमहल चाहिए, आप लाल किला बना के नहीं दे सकते. दिस इज द एंड गोल बेसिकली. हमें कुछ कमियां नहीं निकालना है, जस्ट हमें रिक्वायरमेंट को मैच करना है. दिस इज द थिंग, राइट? अब बात करें अगर ऑटोमेशन की, तो व्हाट इज ऑटोमेशन? ये पुराना Sir, डेफिनेशन है. हाँ, गो अहेड. in spite of verifying application manually, we can write down the code, and that would be run without manual intervention and verify the application in shorter period. everybody is agreed on that? जिसको नहीं है वो खुल के बोले नहीं, दिस इज रॉन्ग, और यू वांट टू ऐड समथिंग. तो सिंपल टर्म में समझो. Automate the web browser. इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बस सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ. व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? पहले चलो अब इस पे बात करते हैं. Verifying all the features and functionalities of application manually, like एप्लीकेशन में जाके लॉगिन से लेके जो भी जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको चेक करना कि इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जो भी रिक्वायर्ड है वैसा वर्क कर रहा है. समझ गया ना? बट इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर दो. टेस्टिंग इज डन बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग, एंड टेस्टिंग इज डन बाय मशीन, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग. ऑटोमेशन जो होता है, वर्ड किससे मिलके बना है? ऑटो. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो? वो ऑटो नहीं जिससे हम चलते हैं कि ऑटो बुक कर लिया. ऑटो इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड मशीन, राइट? ऑटो इज वर्ड दैट इज कॉल्ड मशीन, एंड ऑटोमेशन मीन्स मशीन किसी चीज को अगर ड्राइव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन. सिंपल थिंग. तो अगर मशीन खुद सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर ले तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो टेस्टिंग इज डन बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग. टेस्टिंग इज डन बाय मशीन, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग. क्लियर हुआ ना? अब अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली सबको फायदा पता है क्या बेनिफिट है ऑटोमेशन का और क्या लिमिटेशन है. तो सबसे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द ऑटोमेशन, क्योंकि अगर आपको लिमिटेशन नहीं पता होगा, एडवांटेज तो सबको पता है. मुझे ऑटोमेशन की लिमिटेशन चाहिए कि क्यों ऑटोमेशन नहीं करना चाहिए. क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसके प्रॉज ही प्रॉज और कॉन्स ना हो, है ना? तो एडवांटेज तो सर सबको कई पता है. बार सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि दैट इज मशीन एंड दैट कैन बी हैक्ड, और उसका जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हुआ तो उसका मतलब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करके उसका गलत यूज भी हो सकता है अगर मशीन से टेस्टिंग करते हैं तो, ऑटोमेशन करते हैं. दिस इज द 15 ईयर ओल्डर आंसर. 15 साल पहले ऐसे लोग सोचते थे. 15 साल पहले बैंकिंग सेक्टर में कोई ओपन सोर्स टूल यूज नहीं करते थे. वो हमेशा लाइसेंस टूल यूज करते थे क्योंकि उनका डाटा ना चोरी हो जाए, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए. लेकिन आज के डेट में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे ओपन सोर्स नहीं है. ओपन सोर्स मतलब फ्री की चीज़. अब फ्री की चीज़ लोगे तो थोड़ा नुकसान तो होगा, खतरा तो है क्योंकि फ्री का है. लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर नहीं यूज़ कर सकते, राइट? तो फ्री की चीज़ों पे भी कभी कभी ट्रस्ट किया जा सकता है. अब जैसे मंदिर का में फ्री का प्रसाद मिलता है, उस पर तो ट्रस्ट है ना. लेकिन रोड पे कोई फ्री का बांटे तो
ट्रस्ट इश्यू हो जाएगा। तो दैट्स द मैटर्स, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी देखी देखा काम होता है। अगर इन्फोसिस कर सकती है तो विप्रो क्यों नहीं कर सकती? सिंपल सी चीज़ है। तो तो ये पहले 15 साल पहले ऐसे सोचते थे लोग कि ऑटोमेशन से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, बट दैट इज नॉट द केस। और कोई डिसएडवांटेज बताओ। So machine cannot think like human mind, so there might be chance like it might miss edge scenarios. ओके, तो मशीन जो है वो कभी भी कोई चीज़ मिस नहीं करता, मशीन कभी गलती नहीं करता। बैक एंड फोर्थ हम जो मैनुअल टेस्टिंग में करते हैं या फिर एज सिनेरियोज, तो वो हम ऑटोमेट सारे सिनेरियोज हम ऑटोमेट नहीं कर सकते ना। और जैसे हम लोग यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं मैन्युअली टेस्ट करते वक्त, वैसे मशीन नहीं सोच सकता। तो मशीन को तो बताना पड़ेगा ना, मशीन तो भगवान है नहीं। मतलब इसीलिए इवेंचुअली वो इंसान ही होगा ना जो मशीन को बताएगा या फिर Right. ऑटोमेशन का कोड लिखेगा। एग्जैक्टली तो उसमें ऑटोमेशन की क्या गलती? अगर आपने मशीन को बोला 2 + 2 = 5 बता, तो वो तो 5 ही बताएगा। अल्टीमेटली इट्स योर फॉल्ट ना, नॉट ऑटोमेशन फॉल्ट। मशीन कभी मिस्टेक नहीं नहीं, करता। fault मिस्टेक हमेशा ह्यूमंस करते हैं, इंसान ही मिस्टेक करता है, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, मशीन के पास दिमाग नहीं है। उसको जो बोला जाएगा वो वही करेगा। लेकिन सिंस जो फ्यूचर है एआई का है, अब मशीन के पास दिमाग है, अब वो गलती कर सकता है, चीजें मिस कर सकता है, चांसेस हैं अब। सिंपल सी थिंग, राइट। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता था कि हम मशीन ऑटोमेशन में बेसिकली हम करते क्या है कि जो चीज़ हम ऑटोमेट करेंगे बेसिकली वही चीज़ वो परफॉर्म करेगा। तो वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास 1000 टेस्ट केसेस हैं, 1000 के 1000 ऑटोमेट कर दो तो वो 1000 के 1000 रन करेगा। 1000 में अगर आपने 800 ही किया तो वो 800 ही करेगा। इट्स योर कॉल ना कि तुम कितना कराना चाहते हो, उससे क्या कराना चाहते हो मशीन से, इट्स अप टू यू। और दूसरी चीज़ें, कभी कभी लूप होल्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ सिनेरियो हो सकता है कि ऑटोमेशन के थ्रू ना भी हो, लेकिन ये चीज़ें पहले होती थी। जैसे ओटीपी वेरीफाई करना, अब मोबाइल पे ओटीपी आया तो यार अब मशीन को कैसे दें ओटीपी, मशीन ऑटोनॉमस मोड में कैसे काम करेगा? सिंपल। या कैप्चा इंट्रोड्यूस हुआ, अभी एमएफए आ गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एसएसओ आ गया, ऑथ 2 आ गया। कितने टाइप के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म मार्केट में है, राइट, कि जो कि ऑटोमेशन को रोक रहे हैं कि मशीन अटैक ना कर सके। तो क्या हम एप्लीकेशन की ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं? हम हर चीज का बैकग्राउंड मतलब एक कुछ ना कुछ ऑप्शन लेके आ रहे हैं, और कोई ना कोई ऑप्शन बाईपास करने का मैकेनिज्म हमें हर कंपनी में मिल जाता है। हम एमएफए को भी बाईपास कर सकते हैं, हम ओटीपी को भी बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं करते। हम किस पे करते हैं ऑटोमेशन? क्यूए एनवायरनमेंट, लोअर एनवायरनमेंट बेसिकली, यूएटी, राइट। तो वहां पे तो हमारे पास डेवलपर का कंट्रोल है ना, हम डेव से बोल के कुछ भी तो डिसेबल करा सकते हैं और वापस से फिर प्रोडक्शन पे इनेबल करा सकते हैं। तो इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसे। सिर्फ लिमिटेशन क्या था पहले जो था वो ऑटोमेशन का स्टार्टिंग में, कि हमारे पास रिसोर्स नहीं होते थे, स्किल्ड रिसोर्स। स्किल्ड रिसोर्स होने का मतलब पहले क्या होता था, आज के 10 साल पहले सोचो, या जब आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया हो या एमसीए किया हो या बीसीए किया हो, तब के टाइम पे जाओ और फ्लैशबैक में जाओ, क्या सोचो सिर्फ कि जब आपने इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस या वॉट एवर, स्पेशली मैं बात करूंगा कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले ही के पास एक ही चॉइस है आईटी में आना। अभी तो आज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब आ रहे हैं, तो वो उनकी वही आके कंपटीशन तो खराब कर दिए बेचारों का। नहीं तो कंप्यूटर वाले तो सेफ थे ना, अब उनको उधर फील्ड में नहीं मिल रहा है तो आके इधर कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। अब हम बोल भी नहीं सकते कि साइमन गो, राइट। तो अब वहां से वो डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन ही उनका हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, तब आप इमेजिन करो कि जब आप 3rd ईयर में जाते थे तो एक प्रोजेक्ट करते थे कुछ ना कुछ। तो प्रोजेक्ट किस पे करते थे? डॉटनेट पे, उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी होती थी। अगर मान लो आप 2000 के बाद वाली जनरेशन में अगर आप किए हो, तो उस टाइम पे मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई थी, राइट। ऐप डेवलप, एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर या समथिंग लाइक दैट। उससे पहले चले जाओ तो जावा में डॉटनेट डेवलपर इस टाइप की चीज़ें चल रही थी, राइट। अभी लेटेस्ट में आ जाओ तो डेटा साइंस, एआई, ये सब चीज़ों में चीज़ें लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा किसी ने टेस्टिंग में प्रोजेक्ट बनाया हो?
कभी नहीं। और टेस्टिंग में कभी गलती से प्रोजेक्ट लेके भी चले गए तो वो वाइवा में ऐसे ही जीरो कि क्या लेके आया है, ये काम तो कोई भी कर सकता है, वो रिजेक्ट। तो जब टेस्टिंग में आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, तो जब रिज्यूम में पास आउट होके निकलोगे तो उसमें लिखा क्या होगा, .NET, जावा, C# यही सब तो लिख के निकले होगे ना जिस पे काम किया होगा। फिर इंटरव्यू सर्च किस पे किया, उसी पे किया। इंटरव्यू देने गए तब पता चला कि हमें कुछ आता ही नहीं, क्योंकि जावा का तो जे समझ में आया नहीं आज तक। फिर आपने क्या सोचा, अब क्या करें। इंडस्ट्री में आने के बाद जिसका कैंपस हो गया चलो उसकी तो बल्ले बल्ले, फिर कैंपस हो गया तो कुछ भी आ रहा हो या ना रहा हो तो कंपनी अब सिखा के तो उसको कुछ ना कुछ दे देगी। लेकिन जिसका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ वो मार्केट में आया, कुछ दिन भटका इधर उधर, समझा अब कुछ नहीं हो सकता, तो पता चला कि टेस्टिंग भी एक फील्ड है और जिसमें कोड ही नहीं लिखना होता। तो सबसे ज्यादा स्माइल उस समय उसके चेहरे पे आती है कि चलो कुछ तो मिला, कि जिसमें कोड नहीं लिखना है। तब लोग मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स कर लेते हैं फोन करके कि प्लेसमेंट है कि नहीं। जैसे बहुत पुराना इंस्टीट्यूट सीड इन्फोटेक टाइप का ऐसे कुछ तो पुणे में थे, जहाँ से भर भर के लोग फ्रेशर जाते हैं, मैनुअल टेस्टिंग सीखते हैं। और फिर उस समय जॉब भी थी मैनुअल टेस्टिंग में, और आराम से मस्त जॉब मिल गई और चिल मार के जिंदगी, ना दिमाग लगाना ही नहीं, रिक्वायरमेंट देखा, टेस्ट केस लिखा, टेस्टिंग किए जा रहे हैं। कुछ रॉकेट साइंस है उसमें। कैन यू इमेजिन कि अगर वो काम अगर एक 10 साल के बच्चे को सिखा दे प्रॉपरली, आज की जनरेशन की मैं बात बोल रहा हूँ, या कोई भी 8th पास के स्टूडेंट्स को सिखा दो अगर उसको ठीक से, डू यू थिंक कि वो नहीं कर पाएगा? कर सकता है ना। अगर 8वीं पास बच्चा एक अगर वो आपके काम को कर सकता है तो व्हाट इज द डिफरेंस, कंपनी तुम्हें क्यों रखे, तुम्हें क्यों पे करे फिर। दिस इज द वन चैलेंज। सेकंड चैलेंज कि अगर आप वही काम, लेट्स से एक फ्रेशर भी आके ज्वाइन करके कंपनी को 3 लाख रुपए एनुअल में काम कर रहा है और आप 10 साल से फिर भी वही काम किए जा रहे हो, सेम काम, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है उससे? कुछ नहीं ना। तो कंपनी तो सिर्फ बर्दाश्त करके रख रही है, इतनी लॉयल है, तो और क्या चाहिए। थैंक्स बोलना चाहिए कंपनी को, कम जैसे लोगों को रखा है, क्योंकि वो काम कोई भी कर सकता है। तो कैन यू इमेजिन कि आप जब आप अपना दिमाग यूज करना बंद कर दिए तो इट मीन्स यू आर ट्रैप्ड। फिर आप क्या हो गए हो, अब मजदूर। मजदूर कभी अपना दिमाग नहीं लगाता, उसको सिर्फ काम करवाया जाता है, वो काम करता है, अपना मजदूरी लेता है, निकलता है। दिमाग वहां पे लगाया जाता है जहां इनोवेशन की हो, क्योंकि जब दिमाग यूज करोगे, स्किल्स यूज करोगे, तब आप डिजर्व करोगे, तब आप बोलोगे ना पैसा बढ़ाओ। ये नहीं कि 5 डिफेक्ट निकाल दिया प्रोडक्शन पे तो पैसा बढ़ जाएगा। ये तो हमारा काम था, जो प्रोडक्शन तक पहुंचा तुम्हें पहले निकाल देना चाहिए था 5 डिफेक्ट मिलते ही प्रोडक्शन पे। तो ये कहो फिर भी कंपनी रखी हुई है तुमको, तो इसमें तुमने कुछ किया नहीं है, तुमने अपना जॉब किया है, तुमने कुछ अलग से कंपनी को नहीं दिया है। तो इट मीन्स ओवरऑल हमें स्किल्स चाहिए, हमें अब स्किल्स करना ही पड़ेगा कुछ भी हालत में। तो अगर आज आप टेस्टिंग सीख रहे हैं तो टेस्टिंग से ऑटोमेशन में जाओ, ऑटोमेशन से एक टूल सीखो, 2 टूल सीखो, परफॉर्मेंस सीखो, API टेस्टिंग सीखो, फिर आप सिक्योरिटी टेस्टिंग सीखो, AI इनेबल्डमेंट टेस्टिंग सीखो, राइट, AI से टेस्टिंग कराना सीखो। कितने सारे हैं ऑप्शंस आपके पास, एंड टेस्टिंग फील्ड में ही चीजें ग्रो करते चली जाएगी। और अगर आप एक पाथ पे चलते गए, चीजों को सीखते गए, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सिंपल समझ गए ना रोड मैप, कि रुकना नहीं है कि प्ले राइट पे रुक जाना है, कीप ऑन लर्निंग। नाउ अब थर्ड चीज पे मैं बात करूंगा, ऑटोमेशन सबको समझ में आ गया। तो ऑटोमेशन का पहले चैलेंज क्या होता था, डिसएडवांटेज, कि स्टार्टिंग में जब मैनुअल टेस्टिंग में ही लोग बंदे भाग भाग के जाते थे, क्योंकि जॉब मिलती नहीं थी, कोडिंग की नॉलेज नहीं थी, तो सब कहाँ जाते थे, मैनुअल टेस्टिंग में। और सबसे ज्यादा जो बल्क में निकलते हैं रिसोर्सेज मार्केट से, वो कौन होते हैं, फ्रेशर। कम से कम 20 लाख फ्रेशर हर साल निकल रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं। 20 तो मैंने कम बताया, ये 10 साल पहले का डेटा है। आज के डेट में पूरे इंडिया में हर साल 50 लाख इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर्स में निकल रहे हैं। जॉब कितने को मिल रही है, मुश्किल से 2 लाख। हर साल 50 लाख में से 48 लाख जॉबलेस है। अब वो रेशियो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन एक दिन 2 करोड़ में आएगा। कैन यू इमेजिन फिर जॉब कैसे मिलेगी आपको? क्यों? क्योंकि आपने कोडिंग से भाग के मैनुअल टेस्टिंग की तरफ आ गए। अब अगर मैं एक छोटी कंपनी ओपन करूं,
मैं फ्रेशर हायर करूँ सस्ते में ऑटोमेशन का, तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्रेशर तो सारे डेवलपर है, जो है वो मैनुअल टेस्टर है, ऑटोमेशन का मुझे बंदा ही नहीं मिलेगा। अब ऑटोमेशन में बंदे फिर आते कहाँ से हैं? पहले तो मैनुअल में 1-2 साल जिंदगी बिताया चिल वाली, फिर उनको जॉब चेंज करनी पड़ी, तो देख रहे हैं कि यार बिना ऑटोमेशन के जॉब नहीं मिलेगी, अब तो ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा। फिर वो ऑटोमेशन सीखे, फिर प्रोफाइल अपडेट किया, चेंज हो गया, फिर जाके ऑटोमेशन में काम करना स्टार्ट किए। कुछ तो वहां से आए। अब मान लो कुछ लोग का कॉलेज में कैंपस हुआ, 2 दोस्त का, अब कॉलेज में कैंपस होता है तो सेम पैसा मिलता है। एक जावा डेवलपर बन गया, एक टेस्टिंग फील्ड में चला गया, मैनुअल टेस्टिंग में, दोनों का पहले पैकेज सेम था, 3 साल तक दोनों ने जॉब किया मस्त, ऑलमोस्ट उतना ही इंक्रीमेंट, डेवलपर टेस्टर में कोई मतलब नहीं। फिर टेस्टर वाले के पास दिमाग कहीं से आया, उसने ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखा, वो सीधे 3 के पैकेज से सीधे 6 पे पहुंच गया। अब उसका दोस्त रूममेट बोलता है कि यार तुम ऐसा कौन सा कोर्स किया कि जिसमें तुम डबल पैकेज ले लिए? तो इसने बोला मैंने ऑटोमेशन किया। तो उसने बोला कि ऑटोमेशन होता क्या है दिखाओ। तो दिखाया, ये जावा वावा में ऐसे ऐसे कोड लिखा था। कहीं तो बड़ा आसान है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने किया, तो उसने तो 8 लाख का पैकेज ले लिया, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट था उस फील्ड का कोडिंग लिखने में। तो फिर ऑटोमेशन में जो बंदे आए वो कहाँ से आए? आफ्टर सम टाइम मैनुअल टेस्टिंग टू से ऑटोमेशन या डेवलपमेंट से ऑटोमेशन में। फ्रेशर्स तो नहीं मिले ना, तो इसलिए स्टार्टिंग में ऑटोमेशन एक चैलेंज था कि रिसोर्स फाइंड करना, राइट रिसोर्स। अभी आज भी जाके तुम इंडस्ट्री में देखो, अगर एक ऑटोमेशन टेस्टिंग, मतलब तुम आज के डेट में 90% मैनुअल टेस्टर को देखो, वो रिज्यूमे में ऑटोमेशन लगा के बैठे हैं, राइट? तो क्यों लगा के बैठे? नहीं तो कॉल नहीं मिलेगी। फिर भी वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि नहीं, भले नहीं हो रहा है। फिर इनको समझ में आता है कि नहीं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये 300 रुपए वाला उड़मी काम नहीं करेगा ना। नहीं तो पहले तो लोग यही करते हैं, पहले सब क्या करते हैं, वो कैसा, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, लोग वहां से ट्राई मारते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं लोग, मैं भी तो वैसे सीखा था पहले। तो पहले यूट्यूब से जाएंगे, समझ में तो आ रहा है अच्छे से, लेकिन जब करने बैठ रहे हैं तो यार इसका कोड चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है? दैट्स द पहला ब्लॉकर। अब जब तुम ब्लॉक ही हो गए तो पढ़ लिया, समझ में तो आ गया, प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं पा रहे हो ना, अब कौन बताएगा तुम्हें? फिर चलो फ्री से स्विच किया ओडेमे पे, लिंडा पे, 400-500 वाला कोर्स लिया, वहां भी थोड़ा ट्राई मारा, फिर मजा नहीं आया। फिर सोचा चलो कंपनी सिखाएगी, कंपनी ने ट्रेनिंग दिया, कंपनी ने तो 2 ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। अब क्या करें? चलता रहा। फिर कभी कभी लगा कि चलो कोई बात नहीं, जब तक कंपनी नहीं दे कह रही है हम क्यों करें। तो चलते चलते टाइम बीत गया, और एक टाइम के बाद लगा कि अब करना पड़ेगा। फिर लोग करना क्या स्टार्ट किया, चलो ऑटोमेशन सीखना है। जिसको 5 साल का आज के डेट में इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होगा, वो पिछले 3 साल से सोच रहा होगा ऑटोमेशन करने के लिए। आई कैन बेट 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया ना। वो पिछले 3-4 साल से सोच ही रहा है कि ऑटोमेशन करना है, लेकिन वो टाइम नहीं बैठ पा रहा है। जैसे 2 चीज के लिए इंसान कभी रेडी नहीं होता, जब तक इंसान के अंदर पैशन ना हो। अगर आलसी है तो वो कभी जिम नहीं जाएगा, ठीक है, और अगर आलसी इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है तो कभी नया स्किल नहीं सीखना चाहेगा। सिंपल है। अभी एक दिन जोश में आएगा कि यार जाएगा तुरंत शूज, वो जिम के सारे सामान, प्रोटीन पाउडर सब खरीद के लेके आएगा। 2 दिन जाएगा, एडमिशन लेगा, तीसरे दिन से बंद, खत्म कहानी। वही जोश होता है टेस्टिंग में, फिर जाके पढ़ा 2-3 दिन, फिर गायब, राइट? कंटिन्यूटी नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम, राइट? और उसके बाद भी लोगों को क्या चाहिए कि हर चीज घर बैठे बैठे। फिर चलो इंस्टीट्यूट को फोन में लाते हैं, फोन में लाया, सबसे पहले सर्च करेंगे नियर बाई। अरे भाई तुम जंगल में हो तो नियर बाई अच्छी चीज कहाँ से मिलेगी? सिंपल सी चीज सोचो ना। तो सबसे पहले तुम नियर बाई, घर से भी तुम्हें नहीं निकलना है, नहीं तो पहले ऑनलाइन वाले मिल जाते हैं 4-5 हजार वाले, तो चलो वहां से काम कर लिया, चलो हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं तो फिर नियर बाई सर्च करेंगे। अब नियर बाई सर्च करके, अब भाई तुम इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन तो देखो, पढ़ाने वाले के बारे में सोचो, नियर बाई से क्या मतलब है? तुम एक बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि तुम जाके पढ़ने वाले हो, टाइम देने वाले हो, तो कम से कम कोई तो अच्छी चीज खोजो एक बार। थोड़ा दूर भी है तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार की तो बात है। इसमें नियर बाई का क्या मतलब है? खाने के लिए तो आप नियर बाई नहीं सोचते,
खाने के लिए तो रेस्टोरेंट अगर केपी में है तो केपी ही जाके खाएंगे, तब तो हिंजेवाड़ी बैच में नहीं खोजते आप। सिंपल सी चीज है ना। तो इसमें भी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप चीजें करते कहाँ से हो, किससे करते हो, दैट्स द मैटर। मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ, राइट, कि यू आर फ्री, इससे बेटर कहीं मिले तो जाओ, सिंपल थिंग। लेकिन कंफर्ट जोन से निकलो, कंफर्ट जोन से निकलना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना ही है तो क्या सीखें ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन के बारे में अगर मैं बताना आपको चाहूँ तो कम से कम मार्केट में सेलेनियम का नाम तो आपने सबने सुना होगा, राइट। कितने लोगों ने साइप्रेस का नाम सुना है? सुना है साइप्रेस भी? और प्ले राइट का नाम कब सुना आप लोगों ने? ईमानदारी से बताना, चलो पहली बार कब सुना? 1 month पहले। 1 महीने पहले। वेरी नाइस, कितने ऑनेस्ट हो। आप बताओ प्ले राइट का नाम कब सुना? 1 साल पहले। आपने? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, सबने लास्ट ईयर। 1 साल के पहले भी और किसी ने सुना था? तुम यस last year सर। से- मैंने कब सुना सुना था? था 24 सर के 2 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले। अक्टूबर। अच्छा, लेकिन सबसे booming बड़ा में तो क्वेश्चन अभी मेरा आया ये है कि जो 2.5 साल पहले प्ले राइट सुना था, तो किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश किया कि क्या है वो, कि जस्ट ऐसे सुन ले कोई टूल आया होगा? सर एक्चुअली मैं ना प्ले राइट में काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं, क्योंकि जैसे एक बार फ्रेमवर्क बन जाता है तो सेम पैटर्न में टेस्ट केसेस लिखना इजी रहता है, बट जैसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें तो बेसिक्स क्लियर नहीं है। दैट इज द मेन रीजन टू चलो ज्वाइन कोई नहीं, योर तुम्हें कोचिंग। बेसिक्स आता है तो कम से कम हम लोग को तो बेसिक तो पढ़ा ही सकते हो। नहीं ठीक है, anyway, तो ये टूल आए हुए मार्केट में 3-4 साल हो गया, राइट। और जो स्मार्ट लोग होंगे अब तक गूगल कर लिए होंगे कि कब आया होगा ये। इतना स्मार्ट बनो कि अगर मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले ही गूगल कर लो कि प्ले राइट कब इंट्रोड्यूस हुआ। इतना तेज होना चाहिए आपको, समझ गए ना। चीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्ले राइट कब का आया हुआ है? लगभग 3 से 4 साल हो गया। पॉपुलैरिटी मतलब गेन, स्टेबल वर्जन की मैं बात, वैसे इंट्रोड्यूस आई थिंक 20 में भी इसका इनिशियल बीटा वर्जन रिलीज हो गया था, 2020 में। मार्केट पकड़ने में उसको कितना टाइम लगा जानते हो? लास्ट 1 ईयर। 1 साल से लोगों के अंदर गट्स आया वो कि अब प्ले राइट यूज करने का टाइम आया। और सबसे ज्यादा ये बूम जो प्ले राइट का हुआ, ये नवंबर से स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर नवंबर के बाद से रिज्यूमे में सीधे सीधे फिल्टर क्राइटेरिया आ गया कि प्ले राइट स्लैश सेलेनियम। मतलब सेलेनियम तो सबको आती ही थी, तो सेलेनियम जिसको पहले भी आ रही थी साथ में स्लैश लगा के प्ले राइट आ गया। तब से प्ले राइट की डिमांड इतनी बढ़ गई। नहीं तो पहले मेरे कम से कम 4 बैचेस सेलेनियम के चलते थे, कभी काल भूले भटके काल प्ले राइट का आता था। और आज भूले भटके सेलेनियम की बैच बन रही है और सबको पढ़ना प्ले राइट। क्यों? क्योंकि ये डिमांड है, जो जहां डिमांड है वही सप्लाई है। अब बात ये आती है कि जो चीज 20 साल से इंडस्ट्री में था, सेलेनियम 20 साल से इंडस्ट्री में था, आज भी है, आज भी प्ले राइट से ज्यादा पॉपुलर है। उसको प्ले राइट रिप्लेस कैसे कर सकता है? पहली चीज तो, राइट, इतना इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो नहीं है। 20 साल की बनी बनाई चीजें कोई कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाएगी, कोई एक नया टूल आते ही क्या रातों रात हटा देगी? सिंपल सा लॉजिक समझो। आपने 5 साल पहले एक्टिवा खरीदा था, मस्त चल रहा है, अचानक से जुपिटर है तो इसको हटा के तुरंत जुपिटर खरीद लोगे? क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें? अगर तुम्हारी एक्टिवा चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुम भाई जुपिटर क्यों लोगे? कोई जरूरत तो नहीं है ना। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी। और कंपनी को ये अच्छे से समझ में आता है वेस्ट ऑफ मनी तो करना ही नहीं है। तो इसलिए सेलेनियम था, है, अभी रहेगा। कब तक? जब तक प्ले राइट उसको खत्म नहीं कर देता। समझ गए? तो पहले सेलेनियम का कोई कंपटीटर नहीं हुआ करता था, लेकिन पहली बार मार्केट में सेलेनियम का कोई कंपटीटर आया, दैट इज कॉल्ड प्ले राइट। और जो प्ले राइट टूल बना, उसको बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा साइंस था वो क्या था? दुश्मनी। ये लोगों को नहीं पता।
तुम्हें पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था विंडोज का? शायद आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, मैं तो हो गया था। 95 विंडोज 95 सबसे पहला वर्जन रिलीज हुआ था, और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट हुआ, और 2001 तक जाते जाते विंडो एक्सपी जब रिलीज हुआ तो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंपनी बन चुकी थी माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? दुश्मनी। अब पूछो कैसे? ये कंसेप्ट डिजाइन कहां से हुआ था? आईबीएम से। आईबीएम सबसे पुरानी कंपनी थी इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, और ये कंसेप्ट डिजाइन हो रहा था आईबीएम में, और जो टीम काम कर रही थी बिल गेट के साथ 4-5 लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। लालच समझते ही हो। जब इनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ये तो रातों रात हमें करोड़पति बना सकता है, समझ गए? तो लालच बढ़ गई, पूरा ग्रुप का ग्रुप रिजाइन मार दिया, पूरा आइडिया चोरी कर ले गया, और रातों रात इन्होंने कंपनी खड़ी की, और जब तक वो सोच के रिप्लेस करके चीजों को करते, इन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। समझ गए? ऐसे ही एक डेवलपर निकला सेलेनियम थॉटवर्क्स का, वहां का चोट खाया हुआ एम्प्लॉय, बहुत मेहनत से उसने डिजाइन किया। सेलेनियम 4.0 के पीछे का आर्किटेक्ट था वो, दिमाग लगाया कि सेलेनियम 4.0 के पीछे इतना दिमाग लगा कि इतनी चीजें उसने किया। बट बात वही है ना कि जब प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है तो इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है, बनाने वाले को लोग भूल जाते हैं फिर, है ना? जैसे ताजमहल बनवाया तो हाथ काट दिया, दोबारा ना बन पाए, तो वही हाल उसके साथ भी हुआ है। लेकिन इंसान क्या करता है, कुछ इंसान होते हैं ना, भूलते नहीं है, वो बदला लेते हैं। उसको पूरा लूपहोल्स पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम है सेलेनियम के अंदर, और फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा था। उसको प्रॉब्लम भी पता थी, फिक्सेस भी पता था, लेकिन टाइम लगता, पैसा लगता, जो मिल नहीं रहा था, क्योंकि ओपन सोर्स है ना, फंडिंग कौन देगा? अब पॉपुलरिटी इतनी बढ़ चुकी थी, मार्केट में इतना मेच्योर हो चुका था कि लोगों को कोई टेंशन ही नहीं था, जितना है इनफ है, हमें और फीचर चाहिए ही नहीं। फिर उस बंदे ने अपना दिमाग लगाया और उसने सेलेनियम के कंसेप्ट्स को पूरा का पूरा उठाया, उसके अंदर के लूप होल्स जो थे उसको फिक्स किया, और जाके माइक्रोसॉफ्ट को डेमो दिया, छोटी कंपनी को भी नहीं, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाके हाथ मिला लिया। और माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट है, अच्छा प्रोडक्ट मिल गया तो और क्या चाहिए उसको? उसको तो मार्केटिंग में तो सबसे टॉप पे है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नाम लेके प्लेराइट टूल बना दिया मार्केट में, राइट? अब नेक्स्ट चीज है हमें ये समझना कि सेलेनियम ऐसा क्या करता था, क्या लूपहोल्स थे, और प्लेराइट क्या करता है, और एडवांटेज क्या है। तब आपको दोनों टूल के बारे में समझ में आ जाएगा, राइट? तो सबसे बेटर क्या है, अब या तो मैं पीपीटी बनाऊं या लिख के समझाऊं, बोर्ड पे समझाऊं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम कैसे आपको बता सकते हैं? चैट जीपीटी, क्योंकि वो सही बताएगा ना, हमारी बात तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन हम एलएलएम मॉडल को यूज करके जैसा बोलेंगे वैसा प्रेजेंटेशन बना के देगा हमें वो। तो चलो ओपन करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं किलेट से, क्या पूछते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम एंड प्लेराइट? डिफरेंस एंड सिमिलरिटी, क्योंकि दोनों पता चलेगा ना, डिफरेंस है ही क्यों, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, दोनों को बताओ इन टेबुलर फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में समझाओ। अब एक चीज और है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर कॉल 1 घंटे बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो आपको फिर से उसी लिंक से रीज्वाइन करना है, ठीक है? तो यहाँ वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है,
ऑनलाइन वाले अभी मैसेज पे मैसेज करेंगे, बट लेट्स सी। कौन सा था? चलो कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? तो मैंने चैट जीपीटी से क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन सेलेनियम एंड प्लेराइट इन टेबुलर फॉर्मेट, ऑल्सो गिव मी द टॉप 5 रीजन to use playwright instead of selenium. Are you convinced with my prompt? मैंने उसको साफ साफ बोला कि पहले दोनों में सिमिलरिटी बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ, फिर मुझे 5 कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन बता के दो, 5 मुझे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन बता के दो कि मैं प्लेराइट क्यों सीखूं ओवर द सेलेनियम। अब लेट्स सी। अब वो भी इंटरव्यू रेडी क्वेश्चन आंसर लेके आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेलेनियम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 22 साल हो गए, तब तक तो कितने लोग पैदा नहीं हुए होंगे। और ये कब आया? 2020 में मैंने बोला था, लेकिन इसको भी पॉपुलर होने में अभी लेके 1 साल लगा, जस्ट आए हुए बेचारे को कितना टाइम लगा। सोचो इतना ज्यादा सेलेनियम का हवा थी मार्केट में, इसको कभी उड़ने भी नहीं दिया, ठीक है। फिर डेवलप्ड बाय थॉटवर्क्स, लेटर ऑन सेलेनियम HQ एक फाउंडेशन बना जो काम करना शुरू किया। थॉटवर्क्स पता है कहाँ है? तुम्हारे अरवदा में एक कंपनी है, यहीं से स्टार्ट हुई। ये किसके पीछे बैकबोन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। अब दोनों में डिफरेंस यही समझ में आ गया, ब्रांड तो ब्रांड है ना। अब एक 500 की जींस खरीद लो और एक 5000 की लेवाइस की खरीद लो, समझ में तो आएगा ही कुछ तो, ठीक है। दूसरी चीज सपोर्टिंग लैंग्वेज, जावा में काम कर सकते हो, पाइथन में काम कर सकते हो, सी शार्प में कर सकते हो, रूबी में कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो। इसमें भी तो सारे लैंग्वेज में कर सकते हो। जो टॉप की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, टॉप की कौन सी लैंग्वेज है? जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, .NET। इसमें भी तो यही है। इसने टॉप को रखा, इसने रूबी को नहीं रखा, तो सारे टॉप लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट को भी ले लिया, जो कि टाइप स्क्रिप्ट स्पेशलाइज्ड जावा स्क्रिप्ट के ऊपर का टॉप ऑफ लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो डिजाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। समझ गए? तो जो ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसके अंदर, वेब ड्राइवर, API, ब्राउजर ड्राइवर, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मतलब ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है। मिडल मैन का मतलब ये हो गया कि तुम रेस्टोरेंट में गए, वेटर को ऑर्डर दिया, वेटर जाके किचन को ऑर्डर दिया, बीच में तो गैप भी हो सकता है कि दूसरा बुला लिया वेटर को, उसका भी ऑर्डर लिखने लगा, सोचा इकट्ठा जाके दूंगा, तो स्लो हो गया कम्युनिकेशन। यहाँ तो आप डेली गए, काउंटर पर पैसा दिया, तुरंत सामान लिया, तो फास्ट हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो चीजें क्या हो गई, बीच का काम खत्म। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब तुरंत फास्ट हो गया कंपेयर टू सेलेनियम। एडवांटेज। नेक्स्ट, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, ये 4 ब्राउजर को सपोर्ट करता है, ये भी सबको करता है। वेबकिट का कंसेप्ट ही है, ऐसा डिजाइन किया है कि किसी भी ब्राउजर पे चले। जबकि टॉप ब्राउजर हमारे पास कौन कौन से हैं? फायरफॉक्स टॉप ब्राउजर में, क्रोम, एज, सफारी। अब यहाँ पे बात करता है क्रोमियम। क्रोमियम का मतलब होता है, क्रोमियम एक बैकग्राउंड में एक इंजन है, बैकग्राउंड में एक इंजन है जिसके टॉप ऑफ क्रोम ब्राउजर भी काम करता है, उसी के टॉप ऑफ एज ब्राउजर भी काम करता है। तो एज ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर, अगर कोई भी कोड तुम्हारा क्रोम ब्राउजर में चल रहा है तो वो एज में चलेगा ही चलेगा, तो ब्राउजर कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो दोनों के पीछे का बैकबोन क्या है? क्रोमियम। ये डायरेक्ट क्रोमियम को सपोर्ट करता है। तुम्हें सोचने की जरूरत, मतलब तुम्हारे दिमाग से एक चीज और हटा दिया इसने कि तुम्हें क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करनी ही नहीं है, एटलीस्ट किस पे? क्रोम और एज पे। क्यों? क्योंकि इसने बेसिक कोर पे ही काम कर लिया कि इस पे अगर चल गया तो ये क्रोम और एज पे दोनों पे चलेगा। साथ में इसने वेबकिट का मतलब फायरफॉक्स, ये सफारी को भी, उसके भी नेटिव एप्लीकेशंस पे चलेगा, और फायरफॉक्स आ ही गया। कौन फायरफॉक्स आज के डेट में यूज करता है? कोई नहीं।
लेकिन फिर भी ये कर रहा है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन स्पीड स्लोअर है क्योंकि इसके बीच में कम्युनिकेशन है। ये क्या है, फास्टर है क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑटो वेट मैकेनिज्म, यहाँ पे मैनुअल वेट, एक्सप्लिसिट वेट, ये जिसको सेलेनियम की थोड़ी भी एक्सपीरियंस होगा उसको पता होगा ये दर्द क्या है। इस दर्द को ऐसा दर्द बोलते हैं कि जैसे होता है ना, कोई किसी को मार दिया, जैसे किसी बच्चे को थप्पड़ मार दो, वो बार में यही सोचे कि मारा क्यों आखिर में, वो उस टाइप का दर्द है। कि मतलब तुम्हारा टेस्ट केस तुमने ऑटोमेट किया, तुमने टेस्ट किया, सही चल रहा है, पास हो गया, तुमने रिपोर्ट भी भेज दिया, जब रिग्रेशन की बात आई 100 टेस्ट केस चलाया, 50 फट गए ऐसे ही। अब आप सोचो कि क्यों, एनालाइज किया तो पता लगा कोई इशू ही नहीं है, ना तो डेटा का भी प्रॉब्लम भी नहीं है, फंक्शनैलिटी भी चेंज नहीं, तब भी फट गया। तो कैसा फील आएगा। तब आपको समझ में आया यार वेट का चक्कर था। अब वेट चलो मैनेज करो, फिर मैनेज किया, फिर कभी फट जाएगा। मतलब गारंटी है सेलेनियम में, इसको बोलते हैं फ्लैकी टेस्ट। टेक्निकल वर्ड क्या होता है इसका, फ्लैकी टेस्ट। तो फ्लैकी टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसका पता नहीं कब उसका मूड स्विंग हो जाए और कब फट जाए। और क्यों फटता है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी भी अप डाउन हुई तो वो फट जाएगा। अब भाई एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस तो अप डाउन होती रहेगी ना बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोड्स। और डेवलपर की एनवायरनमेंट तो आधा दिन तो चलता ही नहीं जब तक 4 बार मेल ना डाल दो। सिंपल सी बात है। तो खैर सबकी मजबूरी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी, और इसने क्या किया, इस चीज को ऑटोमेटिक कर दिया। ये खुद डिसाइड करेगा कि तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं कि वेट लगाना है कि नहीं लगाना, ये खुद डिसाइड करेगा कब कहाँ कितनी देर रुकना है। मतलब ऑटो इंटेलिजेंस। तो तुम्हारा जो पेन एरिया था, सबसे बड़ा पेन एरिया जो फ्लैकी टेस्ट था, खत्म कर दिया ना इसने। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। ठीक है, अभी जब 5 वाला पूछा है क्वेश्चन ना, उसमें भी आएगा। नेक्स्ट, हैंडलिंग मल्टीपल टैब एंड विंडोज। इसके अंदर मल्टीपल टैब्स पे काम करना, विंडोज पे काम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि कोड लिखना पड़ता था, स्विच करना पड़ता था हियर एंड देयर, तब ये काम करता था। ये सिंपल और नॉर्मल है, बेसिक जैसा। जैसे तुम यूआई में करते हो वैसे ही कोड में भी करके हैंडल कर लोगे। ओके, नेक्स्ट, हैंडलिंग एक्सेप्ट एंड पॉपअप। इसमें भी स्विचिंग रिक्वायर्ड था, ये भी ऑटोमेटिक हैंडल करता है। फिर हेडलेस एग्जीक्यूशन, ये सपोर्ट करता है, ये उसको भी सपोर्ट करता है बट उससे भी ज्यादा फास्ट मोड में करता है। नीचे नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरसेप्शन, लिमिटेड रिक्वायर एक्सटर्नल टूल। नेटवर्क इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जब कोई वेब पे आप एप्लीकेशन टेस्ट करते हो तो बैकएंड में एपीआई ट्रिगर होती है, और अगर आपको फाइंड आउट करना हुआ कि ये डिफेक्ट आया क्यों, मान लो आपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश किया, सही यूजर आईडी पासवर्ड डाला, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप डिफेक्ट रेज कैसे करोगे, ट्रबल शूट कैसे करोगे कि ये इशू फ्रंट एंड का है कि ये इशू बैक एंड का है। तो पहले आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, जाओगे पहले एपीआई में, नेटवर्क टैब में जाके एपीआई को इंटरसेप्ट करोगे। तो एपीआई को इंटरसेप्ट करने के बाद तुम एपीआई का जो इंटरसेप्ट है वहां से जाकर रिस्पांस चेक करोगे कि एपीआई का बिहेवियर क्या है। अगर एपीआई 200 रिटर्न कर रहा है, इट मींस प्रॉब्लम फ्रंट एंड का है। अगर एपीआई ही ब्रेक हो गई तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है, एपीआई की, बैक एंड की। तब आप ट्रबल शूट करते हो, तब आप डिफेक्ट रेज करते हो। तो सेलेनियम तो ये कर ही नहीं पाएगा, सेलेनियम तो यूआई पे बस फट गया, काम खत्म। लेकिन ये क्या करता है, बिल्ट इन एपीआई मॉकिंग है इसके अंदर। मतलब ये डायरेक्ट एक साथ अगर आपने सिनेरियो में लिख दिया तो यूआई के साथ साथ ये एपीआई भी टेस्ट कर लेगा, और एपीआई के भी लॉग्स को कैप्चर करके आपको बता देगा कि फेलियर क्यों था, फ्रंट एंड का फेलियर है कि बैक एंड का फेलियर है, साथ के साथ बता देगा। मतलब एक नया फीचर मिल गया आपको, अलग से टूल लगाने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, टूल के अंदर ही इनबिल्ट पावर दे दिया। समझ गए। फिर आ गया मोबाइल टेस्टिंग। तो मोबाइल टेस्टिंग सेलेनियम के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है, स्पेशली सेलेनियम के ऊपर एक रैपर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एपीएम। एपीएम इज अ डिफरेंट टूल बेसिकली। बैकएंड में वो सेलेनियम के फीचर्स को यूज करता है, लेकिन अपने आप में पूरा अलग से टूल है जिसका ऑटोमेशन वो करता है एपीएम के थ्रू। इसके साथ भी क्या है कि ये वही काम को क्या करता है, मोबाइल के एमुलेटर में कर देता है। अभी क्रोम ओपन करो तो उसमें मोबाइल व्यू आता है ना, उसमें जाकर टेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन कल के डेट में जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, एपीएम आएगा और बोलेगा भाई, हाथ मिलाएगा, चलो मैं तुम्हारे ऊपर भी अपना लेयर बना लेता हूँ, तो ये भी मोबाइल टेस्टिंग करने लगेगा। अभी तो शुरुआत ही है, समझ गए? नेक्स्ट, पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब पैरेलल एग्जीक्यूशन अगर, अब जिसने सेलेनियम पढ़ा होगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन करने के लिए टेस्ट एनजी के अंदर जाके मल्टी थ्रेडिंग की कॉन्फ़िगरेशन करो, या तो ग्रिड यूज करो, अलग से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सेटअप करो, फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन करो। यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन अगर करना है तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है, वहाँ पे एक जगह लिखा है पैरेललिज्म, उसको ट्रू या फॉल्स कर देना है। ट्रू कर दोगे तो पैरेलल एग्जीक्यूशन, फॉल्स कर दिया बंद। अब बताओ, आसान हुआ लाइफ? दैट्स अनदर थिंग। सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी, मोर सेटअप, क्योंकि इसमें ड्राइवर की नोटंकी थी स्टार्टिंग में जिन लोगों ने कर रहे होंगे। अभी तो ये भी थोड़ा सुधर गया प्लेराइट की वजह से। पहले क्या होता था, क्रोम का ब्राउजर अपग्रेड हुआ तब नया क्रोम एक्सी डाउनलोड करो, हमेशा यही सब नोटंकी, चलता हुआ कोड बंद हो जाता था, फिर पता चलता था कि सेशन नॉट क्रिएटेड, एक्सेप्शन आया, चलो लेटेस्ट ब्राउजर अपग्रेड करो, उसको डाउनलोड करो, फिर उसको पाथ में सेट करो, फिर यूज़ करो। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली सब ले लेगा, तुम्हारे ब्राउजर को ही सिंक में करेगा, देखेगा कौन सा वर्जन है, क्या है, अपने हिसाब से उसी। तो मतलब ये अपने आप को ड्राइवर कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसके पास दो मैकेनिज्म है, या तो ये ड्राइवर से तुम करा सकते हो, या इसको बोलो कि जो हमारा क्रोम इंस्टॉल्ड है उसी पे तू रन करते है, उस पे भी रन कर देगा। ये भी समझ में आ गया? CI/CD इंटीग्रेशन ये भी सपोर्ट करता है, बट एडिशनली तुम्हें जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कमांड के थ्रू। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सपोर्ट है, मतलब इनेबल डिसेबल टाइप्स है, कि जाके इनेबल डिसेबल करो, कमांड पहले से बना बनाया है, ट्रिगर इंटीग्रेट करो, रन करो, ये भी काम खत्म कर दिया। स्क्रीनशॉट और वीडियो, स्क्रीनशॉट तो ये सपोर्ट करता है, टेक स्क्रीनशॉट करके इंटरफेस है सेलेनियम में, जब भी कॉल करोगे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर देगा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत नौटंकी है, वो इतना बड़ा लेगा कि फुल पेज का लेगा, वो में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो क्या करता है सेलेनियम बाय डिफॉल्ट, जितना स्क्रीन पे रेजोल्यूशन है उतना ही लेता है, लेकिन अगर तुम्हें फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तब अलग से ए शॉट की लाइब्रेरी लगा के तुम्हें जोड़ लगाना पड़ जाएगा। इसके साथ क्या है, बिल्ट इन है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, स्क्रीन डॉट कैप्चर, हो गया काम तुम्हारा। और वीडियो तो ये करता ही नहीं सेलेनियम, इसके लिए तो थर्ड पार्टी तुम टूल इंस्टॉल करो, नहीं तो खरीदो, तब जाके ये तुम वीडियो बना सकते हो। जबकि इसके अंदर फिर से वही चीज़, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, यस नो कर दो, ये वीडियो भी तुम्हें रिकॉर्ड करके दे दिया, मतलब तुम्हारा पूरा एग्जीक्यूशन का एक वीडियो प्ले करके डेमो दे दो किसी को, यस नो करने से। नेक्स्ट, टेस्ट स्टेबिलिटी, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर की मैं बात कर रहा था, फ्लैकी टेस्ट। तो सेलेनियम में क्या होता है, फ्लैकी टेस्ट, इफ वेट्स नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली, फेल होगा ही होगा। मोर स्टेबल ड्यू टू ऑटो वेट। कम्युनिटी सपोर्ट, ऑफ कोर्स दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेलेनियम, कि वेरी लार्ज कम्युनिटी है, राइट? रीजन भी उसका क्यों है कि भाई 20-25 साल पुराना टूल है, तो इतना तो बनती है ना। आज भी मारुति तो मारुति इसीलिए है क्योंकि बहुत पुरानी है ना, भले एक बार में लड़े खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी मारुति है, कि कम से कम गांव में भी एक मिस्त्री बना देगा उसको, कहीं पे भी पार्ट मिल जाएगा, सस्ता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ग्रोइंग, क्योंकि अभी क्या है, इसको लोग यूज कम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। अभी जैसे दो टाइप के यूजर्स हैं, जो बहुत ट्रस्टेड है, आज भी उनको नई कार खरीदनी होगी मारुति की ही जाएंगे लेंगे, और कुछ लोग को थोड़ा समझ में आएगा तो टाटा सियारा 6 महीने वेट कर लेंगे, डिपेंड करता है ना। तो लेकिन जब तक मार्केट में प्रूवन नहीं होगा चीजें, तब तक कैसे पता चलेगी? तो अब ये प्रूव हो रहा है कि प्लेराइट बेटर है, बेटर है, बेटर है, लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, उनको समझ में आने लगा है, तो अब क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है ना मार्केट इसकी। नहीं तो पहले आंख बंद करके स्कूटी बोले तो एक्टिवा, अब देखो कितने ऑप्शन है। जो एक्टिवा खरीदने जाता तो एक बार जुपिटर तो जरूर देखता है, फिर अब तो बहुत सारे ऑप्शन दिख गए, तो वही बात हो गई। तो रैपिडली इसकी मार्केट ग्रो कर रही है। बेस्ट फॉर लीगेसी प्रोजेक्ट, वाइड इकोसिस्टम, मॉडर्न ऑटोमेशन, फास्ट एग्जीक्यूशन,
तो आज के डेट में सबको क्या चाहिए? मॉडर्न ऑटोमेशन ना, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन भी डिजाइन हो रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, वो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट में, Vue.js ना, इन सब में डिजाइन हो रहे हैं, एंगुलर, क्योंकि लुक एंड फील बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, पावरफुल चाहिए, राइट? तो और साथ में साथ जब मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन भी तो तेज से होना चाहिए। तो फास्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर से इंटरेक्ट करेगा, फटाफट एग्जीक्यूट कर देगा। तो जो एग्जीक्यूशन, सपोज करो 1000 टेस्ट केस अगर आपको रन करना है सेलेनियम में 4 घंटे लगते हैं, ये 2 घंटे में एग्जीक्यूट कर देगा। तो तुम्हारा टाइम तो बच गया ना एग्जीक्यूशन का भी। और तो बताओ, कुछ मिला ऐसा इसके पास कि क्यों ना करे प्ले राइट? ये तो बात सिमिलरिटी की हो गई थी ना। अब नेक्स्ट, ये मैं नहीं बता रहा कि मैं बोलूं मुझे प्ले राइट का बैच स्टार्ट करना है, चलो प्ले राइट की तारीफ करता हूं। आप अपने सिस्टम पे चेक कर लो, सिंपल से थिंग है ना। सिमिलरिटी बिटवीन दोनों में क्या है? पर्पज, बोथ आर यूज्ड फॉर वेब ऑटोमेशन एंड यूआई टेस्टिंग, ये सिमिलरिटी है। दोनों सेम पर्पज सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ओपन सोर्स है, फ्री है, दोनों क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करते हैं, दोनों में CI/CD इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों का लैंग्वेज सपोर्ट सेम है, दोनों का हेडलेस टेस्टिंग सेम है, ऑटोमेटिक कैपेबिलिटीज भी, ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज भी दोनों में है कि ऑटोमेट यूआई, फॉर्म, नेविगेशन, ऑल दोस थिंग्स। तो सिमिलरिटी तो बराबर ही है, राइट? अब टॉप 5 रीजन यूज प्लेराइट इंस्टेड ऑफ सेलेनियम। सब तो पहला आ गया, देखा? बहुत खतरनाक चीज है ये। सबसे टॉप रीजन, नो फ्लैकी टेस्ट। फ्लैकी टेस्ट का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। तो प्ले राइट ऑटोमेटिकली वेट्स फॉर एलिमेंट टू बी रेडी, नो नीड फॉर वेब ड्राइवर, वेट थ्रेड डॉट स्लीप, ये सब लगाने की। छोड़ दो कोड को, अपने आप करेगा। तो सेलेनियम में ये सब चीजें बहुत एडवांस लेवल पे आपको चाहिए, दिमाग, प्रैक्टिस कितना है, एप्लीकेशन को समझो, फिर डायनेमिक वेट्स लगाओ बेस्ड ऑन कंडीशन, एक्सप्लिसिट वेट में वेब ड्राइवर वेट या फ्लुएंट वेट, वो सब करना पड़ता था। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स सबको चाहिए, ये दूसरा हो गया, क्योंकि वो इनडायरेक्ट ब्राउजर को सपोर्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। थर्ड, ओके, नेक्स्ट, पावरफुल नेटवर्क एंड एपीआई कंट्रोल। मॉकिंग बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो एपीआई को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था, ये एपीआई को भी इंटरसेप्ट कर पा रहा है। उसके लिए सेलेनियम में अगर तुम्हें एपीआई टेस्ट करना होता था तो रेस्ट एश्योर्ड की अलग से लाइब्रेरी डालनी पड़ती है। सेलेनियम के अंदर कोई एपीआई फीचर नहीं है एपीआई टेस्टिंग का, तुम्हें अलग से रेस्ट एश्योर्ड पढ़ना पड़ता था, रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी उसके साथ इंटीग्रेट करनी पड़ती थी, तब जाके तुम करते थे। इसके अंदर क्या है? इनबिल्ट है। तो ये मॉक एपीआईज, इंटरसेप्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट, मॉडिफाई रिस्पांस, ये हर चीज खुद करके कर देगा। तो मॉकिंग का कंसेप्ट जिसको एपीआई पता होगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि मॉकिंग क्या चीज होती है। मतलब एपीआई बनी भी नहीं है तब भी तुम इंटू वन टेस्टिंग अपना ऑटोमेशन करके खत्म कर सकते हो, डिजाइन करके स्क्रिप्ट को रख सकते हो। नेक्स्ट, बिल्ट इन पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट रनर, राइट? अब सेलेनियम में टेस्ट रन करने के लिए बहुत बड़ा ड्रामा था, तुम ये यूनिट इंटीग्रेट करो, टेस्ट एनजी इंटीग्रेट करो, ये सब करो, या कुकुम्बर में रनर यूज करो तब जाके होता। इसके अंदर इनबिल्ट फ्रेमवर्क है, इसकी लिखने की स्टाइल ही ऐसे ही आती है कि टीडीडी अप्रोच बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, बीडीडी तुम कर सकते हो, टीडीडी बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा ये, मतलब इसको अलग से तुम्हें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। बिल्ट इन पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट रनर, ये सब इसके पास नहीं है। बोनस के बारे में देखते हैं कि इफ इंटरव्यूअर आस्क शुड प्लेराइट रिप्लेस सेलेनियम, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना? तो अभी आप पढ़ तो नहीं लिए? नहीं। अब बताओ आपको क्या लगता है? अभी तक की कहानी जो सत्यनारायण कथा सुने आप, उसके बाद से आपको क्या समझ में आया कि क्या सच में प्लेराइट सेलेनियम को रिप्लेस कर देगा? हाँ सर, कर देगा। पुष्कर कुछ बोल रहे हो तुम? हाँ सर, वो कर देगा लगता तो है, क्योंकि वो वेट क्लास का प्रॉब्लम है। मैंने भी बहुत सारे इधर ऑटोमेशन करके देखा, वेट क्लास और सब वो टाइमिंग वगैरह उसको लगाना पड़ता है और वो बड़ा टाइम जाता है उसमें सर। वो मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इसका, राइट? तब तो तुम्हें पूरा 30,000 फीस पे करना होगा, तुम्हें डिस्काउंट नहीं एप्लीकेबल है।
ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? सर शायद शायद प्लेराइट, हाँ ठीक है, नहीं शायद नहीं कर सकता क्योंकि सेलेनियम विल आल्सो अपग्रेड, जैसे जावा ने खुद को अपग्रेड किया बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, तो उसका एग्जिस्टेंस मार्केट से इतने आसानी से तो नहीं जा सकता, तो तो फिर इट विल मतलब अपग्रेड डेफिनेटली। ओके, तो मतलब प्लेराइट ज्वाइन नहीं कर रहे हो? नहीं सर, वैरायटी तो होनी चाहिए ना, मार्केट को चाहिए ना वैरायटी। अच्छा ठीक है, ओके। और कोई सर मेरे दोस्त? जो हाँ, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना सर, तो उसको डायरेक्टली वो प्लेरेट पे नहीं मूव हो सकते, लेकिन नया प्रोजेक्ट आता है तो वो मूव हो सकता है, ये मेरा कहना है। ठीक है, दैट्स गुड आंसर। और कोई? आप लोग भी कुछ बताओ, क्या क्या लगा आपको? कहीं कुछ खरीदने जाते हो तो सेल्समैन इतना ही तो बताएगा ना, फिर आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना कि कौन सा खरीदना है। अभी देखो, सिंपल सी बात है, 5 बजे से अपना सेलेनियम का भी बैच स्टार्ट होने वाला है आज ही से, और आज से प्लेराइट का है, तो पहले प्लेराइट का डेमो ले लो, फिर अभी सिलेनियम का ले लो, ठीक है? फिर डिसाइड कर लो क्या है, क्या करना है। बट अभी के हिसाब से क्या चल रहा है, मैं हेप्नोटाइज नहीं करूंगा अगले बैच में कि नहीं अब सिलेनियम करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ तो बताओ। ओके, डिमांड प्लेराइट की है तो प्लेराइट चलेगा सर अभी। चलेगा ना? अब मैं बताता हूँ, इतना आसान नहीं होता किसी चीज को अचानक से रिप्लेस करना। मान लो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्टिवा चल रहा था मार्केट में, जुपिटर आया तो एक्टिवा खत्म हो गया? पहले तो सुनो क्या हुआ एक्टिवा के साथ। जुपिटर ने बड़ा अंदर कुछ दिया, 2 हेलमेट रख सकते हो, चार्जिंग रख सकते हो, फ्यूल पीछे कर दिया, कुछ नया फीचर लेके आया, थोड़ा सस्ते में भी लेके आया, सीट बड़ा कर दिया, तो लोगों को लगा अच्छा है, ब्रांड ये भी तो है, यूज करना स्टार्ट किए, लोगों को मजा आने लगा, जुपिटर जुपिटर खरीदने लगे, एक्टिवा की मार्केट डाउन हो गई। फिर एक्टिवा शांत बैठा? नहीं ना। फिर उसने क्या किया, उसने भी वही फीचर लाना शुरू कर दिया सस्ते में। तो मार्केट कभी किसी की ऐसे खत्म नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, जब नोकिया था, कभी किसी ने सोचा था कि नोकिया की मार्केट खत्म होगी? नहीं ना। नोकिया तो भूल जाओ। आप लोग को याद होगा कि पता नहीं, पहले कैमरा आता था कोडेक का, आज कभी देखते हो इसको? कब से नहीं देखा लास्ट टाइम कोडेक का कैमरा, या कोई भी कैमरा। पैनासोनिक का भी आता था, मस्त रील लगती थी, 33 या 36 फोटो खींचता था, फिर उसको ले जाके लैब में धुलवाना पड़ता था, फिर वो फोटो मस्त आती थी। कहाँ गए वो दिन? क्यों खत्म हो गया वो? नोकिया क्यों खत्म हो गया मार्केट से? एंड्रॉयड क्योंकि सर ने करंट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं किया उसने, एग्जैक्टली उनको एक्सेप्ट क्या नहीं लगा किया। कि हम मार्केट के लीडर्स हैं, ईगो, उनको ये लगा कि हमें कोई खत्म नहीं कर सकता, हम ही दुनिया चला रहे हैं। दिस वॉज द ईगो, ईगो ने ले डूबा उनको, क्योंकि इतना कस्टमर का ट्रस्ट बन चुका था नोकिया का। उन्होंने, एंड्रॉयड आया तो डाउट करना चाहिए था, उनको एक फोन और लाना चाहिए था कि ये भाई हमारा नोकिया पुराना वाला है, ये ले भाई एंड्रॉयड के साथ भी दे रहा हूं। आज होता नोकिया तो किसी मार्केट को एंटर करना पड़ता नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना वाडिया करके कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया, जो भी है वॉटेवर, मार्केट से गायब हो गए। कोडेक का भी सेम प्रॉब्लम, कोडेक चाहता तो क्या डिजिटली नहीं आ सकता था? उसके पास कैमरे की क्वालिटी थी, वो अपना मोबाइल फोन नहीं बना सकता था? कर सकता था, लेकिन ईगो था प्रॉब्लम। उसी के साथ के साथ इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ सैमसंग। सैमसंग आज भी पीछे है। आज भी अगर आईफोन के बाद दूसरा सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है मोबाइल में, सबसे महंगा, तो कौन है? सैमसंग है। आज भी सैमसंग के पास चले जाओ, सस्ते से 5,000 की भी मोबाइल तुम्हें देगा, और 1.5 लाख की भी मोबाइल तुम्हें देगा वो। और हर एक टेक्नोलॉजी पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्लिप हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसे चाहिए वैसे ले लो तुम उससे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड करके रखा। क्योंकि अगर ईगो रखेगा तो कोई ना कोई वीवो, और वो वीवो, ओप्पो, रियलमी, ऐसी कंपनी आएंगी। अभी तो एक तो पता नहीं कौन सी चल रही है, नाम ही उसका अजीब ढंग का है, बड़ा बड़ा कैमरा है पीछे, नहीं, अजीब ढंग का नाम ही है उसका,
बहुत नाम ही बहुत फेमस है उसका। नहीं, नथिंग, नाम ही नथिंग है। उसका नाम ही नथिंग है। और वो इतने पावरफुल, अगर उसके फीचर को तुम कंपेयर करने जाओ किसी भी फोन को, तो मतलब जो फोन वो तुमको 30 से 35 हजार में मिलेगा, दूसरे कंपनी का फोन ऑलमोस्ट डबल रेट में मिलेगा। और अब लोगों को समझ में आ गया है कि अब चाइनीज वाइनीज नहीं, कुछ नहीं होता, सब चाइनीज है। तो चाहे ओप्पो लो, चाहे वीवो लो, चाहे रियलमी लो, चाहे आईफोन लो, चाहे सैमसंग लो, असेंबल चाइना में ही हो रहा है। तो बात एक ही है, तो चलो कुछ भी ले लो और चलना। फोन सब, सारे फोन को, आईफोन को छोड़ दो तो बाकी सारे फोन को चलना 3 ही साल है। 3 साल के बाद लाइफ वैसे ही खत्म, क्योंकि मेमोरी भर जाएगी, स्लो हो जाएगा, नहीं तो तब तक गिर गिर के, गिर विर के, टूट फूट के वैसे ही खत्म हो जाएगा। और आईफोन का भी वही हाल है, तब तक बैटरी की जेब में पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा। तो चीजें कुछ भी हो सकती है, तो यू कांट से दैट कि ये रिप्लेस कर दिया। हो सकता है कि आज के डेट में सेलेनियम को अब रियलाइज होने लगा कि प्ले राइट मार्केट से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। तो क्या सेलेनियम अपनी चीजों को फिक्स नहीं कर सकता? उसको पता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, दूसरी कंपनी इसको बना सकती है, इसको फिक्स कर सकती है, हम हमारी प्रोडक्ट में हम अपने बग्स को नहीं फिक्स कर सकते? अब सिलेनियम ने 20 साल से, अगर आज के डेट में कम से कम 5 लाख सिलेनियम के ऑटोमेशन टेस्टर तुमको इजीली मिल जाएंगे। अब उसमें से प्ले राइट पे स्विच होते होते 5 लाख को इतना आसान लगेगा? और सिलेनियम को अपने बग फिक्स करने में मुश्किल से 6 महीने लगेंगे। अभी सिलेनियम 4 वर्जन चल रहा है, सिलेनियम 5 क्या पता चुप बैठा हो। खामोशी का मतलब समझते ही हो ना, कि जब से 2 स्टेप बैक ले रहा है तो डर नहीं रहा है, वो अटैकिंग मोड में है। तो वो क्या पता, अभी तक तो हमें प्रेस रिलीजेस में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? क्योंकि वो माइट भी रिवील नहीं करना चाह रहा हो कि उड़ लेने दो इनको। क्या पता वो इस चीज के भी चक्कर में पड़े हो कि प्ले राइट का लूप होल खोज रहे हो अभी, क्योंकि प्ले राइट अभी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है, मार्केट में कम्युनिटी है नहीं, बहुत ज्यादा टेस्टेड है नहीं। अब क्या पता ये सोच रहा हो कि प्ले राइट को चलने तो 1-2 साल, जब इसके लूप होल्स हमें मिल जाएंगे, हम अपना फिक्स करके इसको भी फिक्स करेंगे, और हमारे पास तो पुराना मार्केट कैप तो है ही। अब जिसने भी 10 साल पहले ऑटोमेशन करके रखा है, वो अचानक से तो माइग्रेट नहीं करेगा, राइट? तो इतने आराम से तो सिलेनियम जाने वाला तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ईगो पे है, जस्ट लाइक कोडेक और नोकिया, तो जा भी सकता है। तो इस सिचुएशन पे अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, जो फीचर प्ले राइट में है, अगर आपको नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, ऑफ कोर्स इन योर कंपनी यू कैन गो विद प्ले राइट, दिस इज माय पर्सनल सजेशन। और अगर आपके पास पुरानी कंपनी में सेलेनियम में ऑलरेडी ऑटोमेशन हो रखा है, ऑटोमेशन आराम से चल रहा है, लोग हैप्पी हैं, काम चल रहा है, यू डोंट नीड टू माइग्रेट एनीथिंग, रहने दो। समझ में आ गया पूरा टेक अवेज क्या करना चाहिए? चलो बाकी एआई क्या कहता है, एआई की प्रेडिक्शन को समझते हैं। बेस्ट आंसर, प्लेराइट is better for modern, fast, reliable automation. Selenium is still widely used due to the huge ecosystem, legacy project, strong community support. तो अभी कुछ डिसीजन नहीं हो सकता कि क्या किया जाए, समझ गए? तो अभी भी, बट अगर आपको, मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन ये है कि इफ यू आर द फर्स्ट वन कि ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यू कैन गो विद प्लेराइट। वाई? इसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि प्लेराइट सीखना एज कंपेयर टू सेलेनियम आसान है, यूज करना आसान है, और तीसरा जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि सेलेनियम का जो मार्केट का इंटरव्यू है, अगर आज सेलेनियम का इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करवाएंगे और जावा का कोड लिखवाएंगे, समझ गए? और अगर जिस दिन वो जावा का कोड लिखवाना बंद कर देना, सब सेलेनियम में जॉब पा जाएंगे। और प्ले राइट में यही नहीं है। अभी प्ले राइट का जब इंटरव्यू होता है तो लोग प्ले राइट को पूछने लगते हैं, ये चीज कैसे करोगे, ये चीज कैसे करोगे, ये चीज कैसे करोगे। तो अभी वो लेवल नहीं आया है कि प्ले राइट में अभी सिर्फ कोडिंग करवाना है,
समझ गए? क्योंकि प्ले राइट के अंदर एक और बहुत तगड़ी चीज है जो अब मैं बताता हूँ, जो कि इसने नहीं बताया। खुद एआई है लेकिन खुद को इम्प्लीमेंट, मतलब खुद के बारे में नहीं बता पाया। प्ले राइट के अंदर एक ऑटो जेन करके टूल है। क्या है? ऑटो जेन नहीं, कोड जेन, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऑटो जेन एआई टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। कोड जेन करके एक इनबिल्ट एआई टूल है जिसका काम क्या है? स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करता है। अब आपने कहोगे कि सेलेनियम में भी तो था। सेलेनियम में भी था सेलेनियम आईडी, जिससे रिकॉर्ड करके फिर हमें स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना पड़ता था। लेकिन ये प्ले राइट क्या करता है कि इसके अंदर जो ऑटोजेन, सॉरी कोड जेन जो टूल है, इससे जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, इसके पास एक एमसीपी का कंसेप्ट है। एमसीपी का मतलब हो गया एआई में एक अलग लेवल का टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जो क्या करता है कि तुम अगर एलएलएम मॉडल को, एलएलएम मतलब समझते हो ना, चैट जीपीटी को, अगर तुमने अपने प्ले राइट के टूल के साथ, फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये यहाँ से सिर्फ रिकॉर्ड करोगे, एमसीपी क्या करेगा? उसको ऑटोमेट कर देगा बैकग्राउंड में, फिर एआई के प्रॉम्प्ट से तुम्हारे फ्रेमवर्क में सारी ऑटोमेशन डन हो गई। इसका मतलब तुमने अगर एप्लीकेशन को एक बार पूरा एंड टू एंड हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रख दिया, चाहे 1 दिन में, चाहे 1 घंटे में, चाहे 2 दिन में, पूरा ऑटोमेशन खत्म। मतलब 2 दिन में पूरे एप्लीकेशन की ऑटोमेशन की जा सकती है इन प्ले राइट, जो कि सेलेनियम में इम्पॉसिबल है। तो दिस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ एआई इन प्ले राइट। सेलेनियम के साथ आप ये नहीं कर सकते एग्जैक्टली, लेकिन ये इनबिल्ट पावर जो एआई का है, दैट आई लव इट। बाकी सब चीजें ठीक थी, जो भी है एडवांटेज था, लेकिन 2 दिन में पूरा एप्लीकेशन ऑटोमेट करना, ये सबसे मुश्किल काम था। एंड दिस इज द माई ब्रह्मास्त्र, कि ये अगर आप सीख गए तो 10 पे तो अकेला भारी। अचानक से बस जैसे ऋषिकेश 2.0 रिलीज हुआ कंपनी में, एक दिन आता है कपड़ा वपड़ा चेंज करके, कौन सा एप्लीकेशन है, 2 दिन बस खत्म करो सब। ऐसे टाइप का होना चाहिए कि चुपचाप 3 महीने कुछ मत बोलो, कंपनी में बैठ के पढ़ो, और एक दिन जाओ, चलो सब लोग छुट्टी, अकेले में काफी हो। अब बोलो नहीं, करके खत्म करके दिखाओ, डेमो दे के दिखाओ, बात ही नहीं करना, करो, इंप्लीमेंट करो, सोल्यूशन रेडी, फिर डेमो तो करो, ऑटोमेशन तो खत्म हो गया, तुम लोग कर क्या रहे हो? ऐसे करो इंट्रोड्यूस अपने आप को। और यही मैं चाहता हूं कि ऐसा ही आपकी एंट्री होनी चाहिए, एक बार एग्जिस्टिंग कंपनी में ऐसे करके फिर रिजाइन मारने का, फिर मजा देखो कंपनी का, है ना? कुछ तो लगे, कुछ साल बिताया था, लेकिन एग्जिट तो शानदार हुई। तो ये है, ये चीज कौन दे सकता है? प्ले राइट। तो ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये किया जाएगा। इसलिए इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, कुछ भी अलग से तुम्हें एआई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मैं एकदम से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बता दूंगा, छोटा सा काम है। हो गया यहां तक कहानी? अच्छी लगी? हाँ सर, मेरे 1-2 सवाल है सर, मेरे एक। पर्सनल की ऑफिशियल? नहीं 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 नहीं, ऑफिशियल। अच्छा ठीक है, ऑफिशियल। ठीक है। तो मतलब सर जैसे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा था इसलिए पूछ रहा था। हाँ बोलो। अभी मतलब सर, जैसे अभी सेलेनियम को कोर जावा प्लेटफॉर्म शूट करता है सर, तो वैसे अभी इसको जावास्क्रिप्ट हम सीखेंगे राइट? मतलब पहली लैंग्वेज अलग से। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनके और कहने का वो भी मतलब वो अच्छा ऑब्जेक्ट, मतलब वो जावा, कोर जावा इतने थोड़ा टफ है क्या? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या सिंटैक्स की ऐसी है मतलब? अच्छा ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इनका कहने का मतलब ये है कि जनरली जब हम सेलेनियम सीखते हैं तो सेलेनियम सबसे ज़्यादा, सेलेनियम बोले तो जावा, जावा बोले तो सेलेनियम, लोग ऐसा सोचते हैं। और वाइडली यूज़र जो कम्युनिटी है, क्योंकि दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जावा 30 साल पुराना, सेलेनियम 25 साल पुराना, ओल्ड एज वाले हैं तो फ्रेंड तो हैं ही एक दूसरे के, उनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी है। तो ज़्यादा सबसे बड़ा जो वाइडर कम्युनिटी मिलेगी सेलेनियम विद जावा की। यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, प्ले राइट विथ JS एंड TS, मतलब जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। जबकि ये जावा को भी सपोर्ट करता है, पाइथन को भी करता है, और आप .NET मतलब C# में भी कर सकते हो। तो वाई दिस कोलाबेरी?
अभी तक तो बात प्लेराइट की हम लोग कर रहे थे, तब तो ठीक था, अब तो अंदर घुस गए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा आपके साथ ना, कि अब क्या करें, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के साथ जाएं कि जावा या पाइथन या सी शार्प। तो आप क्या सोच रहे हो आप लोग? क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें जो जावा में नहीं है? वाइडली यूज तो जावा भी है, मगर जेएस और टीएस भी वाइडली यूज है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। कभी काम किया है तो फिर किसने बताया तुमको फिर ऐसे? मैंने भी चैट जीपीटी किया था। चैट जीपीटी, देखो अभी जो मैंने बात बताया लास्ट में चैट जीपीटी ने बताया, फिर या फिर मेरे पे बात मानो या चैट जीपीटी ही कर लो। अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना चाहिए। और कोई? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं आने वाला था। अब समझो लॉजिक को, कि जो प्लेराइट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है मार्केट में, सेलेनियम की जो सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी है, पहले ऐसे समझो, सेलेनियम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो सेलेनियम विद जावा है सबसे टॉप पे। सेकंड नंबर पे आता है पाइथन, सेकंड नंबर पे आपको पाइथन मिलेगा, थर्ड नंबर पे आपको डॉट नेट मिलेगा, मतलब सी शार्प, और चौथे नंबर पे वेब ड्राइवर आईओ, जिसको हम वेब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बोलते हैं, राइट? या फिर आप उसको प्रोटेक्टर बोल सकते हो, अलग अलग बहुत सारे टूल है मार्केट में, एक प्लांट, ये सब चीजें। तो पहला सेलेनियम के साथ कॉम्बिनेशन क्या है पॉपुलर? जावा का, फिर पाइथन, फिर सी शार्प, ऐसे। अब वही सेम चीज अगर प्लेराइट की कम्युनिटी में आओ, तो जो पॉपुलरिटी का लेवल है वो सबसे पहला क्या है? जावा स्क्रिप्ट विद टाइप स्क्रिप्ट, फिर जावा, फिर पाइथन, फिर सी शार्प, ट्रेंडिंग यहाँ पे। अब इसका एक रीजन है, क्यों रीजन है? ऐसे समझो, प्लेराइट किसका है? प्लेराइट किसका प्रोडक्ट है? Microsoft. Microsoft. वेरी गुड, इतना तो पता चल गया आपको। दूसरा, जेएस जावा स्क्रिप्ट किसका है? ओपन सोर्स, ठीक है। बट इसके ऊपर एक रैपर बनाया गया, दैट इज कॉल्ड टीएस। टीएस का मतलब टाइप स्क्रिप्ट। तो आप ये बोल सकते हो कि टाइप स्क्रिप्ट इज मोर रिलायबल देन द जावा स्क्रिप्ट। मतलब जो काम आपको जावा स्क्रिप्ट में करना है, वो काम अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में करो तो ज़्यादा स्केल कर सकते हो तुम चीज़ों को, तो ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो, ज़्यादा कंपेटिबल बना सकते हो, ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, इंटीग्रिटी बढ़ जाएगी उसकी। समझ गए? टाइप स्क्रिप्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। और तुम्हें कोडिंग किस में करनी है इसकी? जो पूरा कोड लिखोगे, जावास्क्रिप्ट। इंटेलिजेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट किस में है? ये किसका है? मतलब ये क्या कर रहा है, सब इसके घर के ही मेंबर है। एक होम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, सब अपना ही पूरा देश है इसका। तुम्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। तो सब टाइटली कपल्ड है ना एक दूसरे से, तुम्हें इंटीग्रेशन में कभी कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट अगर यूज करते हो, तो जितने जो मॉडर्न एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है आज के डेट में, सबका बैकग्राउंड क्या है? जेएस। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही एंगुलर बना है, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही व्यू जेएस बना है, जावा स्क्रिप्ट के ही ऊपर रिएक्ट जेएस बना है। सब क्या है? एक टाइप की जावा स्क्रिप्ट की ही तो लाइब्रेरी है। बैकग्राउंड में क्या है? जावा स्क्रिप्ट ही तो है। अब जब फ्रंट एंड ही जावा स्क्रिप्ट में है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जावा स्क्रिप्ट से करोगे, तो दिक्कत क्या है? तुम्हें कोई भी चैलेंज आएगा तो सोर्स कोड से सोर्स कोड बात कर लेगा आपस में। नहीं तो होता क्या था कि अगर आपका फ्रंट एंड जावा में बना है, जावा स्क्रिप्ट में बना है, और तुमने कोड जावा में लिखा, तो ये बीच में तभी तो थर्ड पार्टी एपीआई चाहिए थी कि ये क्या करेगा,
जावा के कोड को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर जावा स्क्रिप्ट जाके ब्राउजर में इंजेक्ट होगा, तब वो कम्युनिकेशन बनता था। यहाँ क्या हो गया, डायरेक्ट। इसीलिए तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया ना बीच में, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर का इंटीग्रेशन आ गया इसके साथ, कि जिस लैंग्वेज में एप्लीकेशन डिजाइन है उसी लैंग्वेज में फ्रंट एंड बना है, जाओ साथ में खेलो। टाइटली कपल्ड हो गया ये, मतलब बैकग्राउंड में कोई इशू नहीं। दूसरी चीज, जावा स्क्रिप्ट सीखना एज कंपेयर टू जावा 50% ज्यादा आसान है। मतलब जिसको कोडिंग का फियर है, आई वुड सजेस्ट गो विद जावा स्क्रिप्ट। कभी समझ में नहीं आएगा कि कोडिंग इतना मुश्किल होता है। जिसको कोडिंग का फियर है, जिसको जावा या तो आज तक समझ में नहीं आया है, उसको गारंटी है कि जावा स्क्रिप्ट आ जाएगा, और उसको एक बार ऐसा फील आएगा कि वाह मजा आ गया। और जिसको जेएस आ गया एक बार, वो खुद से, लिटरली बता रहा हूं, खुद से ईमानदारी से 7 दिन काम करे, 1-2 घंटे, तो उसको पाइथन आ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और फ्यूचर किसका है, फ्रंट एंड इसका है, बैक एंड किसका है। आगे तो अब पाइथन ही पाइथन चल रहा है ना। अब एआई, डेटा साइंस, सब क्या है, पाइथन। कब तक लोग जावा पर रिलाई करेंगे? चीजें आ रही है ना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजी बदलते देर नहीं लगेगी। कब क्या हो जाएगा। जावा की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई होती तो ओरेकल 30,000 क्यों निकाला। जावा किस कंपनी का है, ओरेकल का। ओरेकल ने 30,000 फायरिंग कर दी। इतनी बड़ी कंपनी, 1.5 लाख एम्प्लॉय में से 30,000 निकाल दिए, बताओ। इतना बड़ा कहीं रेशियो में फायरिंग हुई आज तक? नहीं क्या सर, समझे, क्या समझा जाए थे? हमको तो पहले अफवाह लगी सर ऐसा कुछ, लेकिन बाद में सच में निकाला था। अच्छा, तुम्हें अफवाह लगी थी क्या? वो अप्रैल फूल की तुम 1 तारीख को मैसेज देखे होगे ना। 1 तारीख के जो लोग मैसेज देखते थे उनको लगता था अप्रैल फूल, राइट। 1 तारीख को ऐसे न्यूज आई कि धोनी चेन्नई से वो आईपीएल से संन्यास ले लिया। अब पे नीचे दिख रहा है अप्रैल फूल। कितने लोग का दिल टूट जाता है अचानक से। ऐसे ही कुछ तो मैसेज लोग फॉरवर्ड कर रहे थे, एक पीडीएफ, ऊपर ऐसे गवर्नमेंट का वो जो नहीं होता सील, फिर लॉकडाउन लग गया, लोग खुश, अरे तेरी तो मजा आ गया, खोला तो साला अप्रैल फूल। तो मतलब इमोशन से नहीं खेलना चाहिए ना लोग। एटलीस्ट धोनी से तो कम, लेकिन वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा अटैच्ड है। वो चाह रहे कि एक बार तो, भले ही 2 महीने का ही सही, एक बार तो राइट। हमें तो 5 दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है। मेरे से पूछो कितनी खुशी हुई होगी मुझे वो मैसेज देख के। खैर छोड़ो, यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीजें। तो व्हाट डू यू वांट। मेरे पास अभी प्ले राइट विद जावा का बैच नहीं है। मेरे पास अभी प्ले राइट विद पाइथन का कोई बैच अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ यही बैच लेने जा रहा हूँ, प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट का। नाउ यू हैव टू वोट, राइट। तो मुझे यही एक टाइम है, एक ही स्लॉट है, तो जिस पे आप लोग वोटिंग करोगे, मैक्सिमम जो वोट मिल गया उसी की गवर्नमेंट बन जाएगी और वही आगे चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग लगभग जितने लोग हो, तो आप लोग बताओ किस पे चाहिए, प्ले राइट विद जेएस या जावा या पाइथन। नहीं, एक ही लेना अभी तो। वो दो, एक तो हुआ नहीं, अभी 2 के सपने छोड़ दो। वो देखना, एक ही फोकस रखो, उसी पे खत्म करो पहले। जेएस तुम्हारा भाई? जेएस JS तो जेएस सर। तो इससे तो अम्ब्रेला से भी पूछने की जरूरत नहीं है, अब तो पास ही हो गया, राइट। तो हम ऑलमोस्ट पहले से ही था, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट वही थी। सबने पहले से ही कॉल करके यही बोला था कि मुझे यही करना है, तो इसलिए मैंने ये बैच ही इस टाइप का बनाया था। तो सबको जेएस ही करना है। तो चलो, यहाँ तक कहानी हमारी खत्म हुई। अब हम आते हैं सीधे इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। कोई क्वेरी है यहाँ तक किसी को? बाकी मैंने सबको एक एक वीडियो डेमो लेक्चर भेजा होगा कि क्या फीस है। फीस तो अब खत्म ही हो गया एक तरीके से। ये आपकी पहली बैच ऐसी है कि जो शायद डिस्काउंटेड है, मिल गया जिसको किस्मत में, वो किस्मत है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगले बैच से इसकी फीस 30,000 फिक्स होगी, ठीक है। दिस इज द ओनली बैच वेयर यू विल गेट दिस।
क्योंकि जो मेरे पास एक बंदों ने कम से कम 5 कोर्सेज किए होंगे मेरे से पिछले 15 साल से, राइट? सबको पता है मेरे बारे में। तो इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी है तो देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन तो चाहिए डबल वाला पैसा, ठीक है? इट्स अप टू यू। और फिर हम प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बाकी की सारी चीज़ें, इसमें आपको सिर्फ ये वाले बैच के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हो गया, अगर आपने ये बैच एनरोल कर लिया है तो 1 साल तक आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो। मतलब मल्टीपल टाइम पढ़ने का मतलब ये हो गया कि आप एक बार क्लास लगाए, बीच में छोड़ उड़ दिया या कॉन्फिडेंस नहीं आया, कुछ भी हुआ, फिर से आके लगा सकते हो। तो जब भी नई बैच स्टार्ट होगी आप रिवाइज कर सकते हो बार बार, कोई इशू नहीं है। नो हिडन चार्जेस, ठीक है? रिज्यूम सर्विस से लेकर ये सब सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प करूँगा, मॉक इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करूँगा, आपको बोलूँगा कि आप अपना इंटरव्यू खुद मुझे दो तैयार करके, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो, चैलेंजेस कहीं से भी ला सकते हो। पड़ोसी का भी चैलेंज लेके आओगे, लेकिन अगर तुम एक्सप्लेन कर पाओगे तो मैं बता दूंगा। समझ गए? क्लैरिटी है यहाँ तक? तो इन सब में कोई टेंशन है नहीं। बाकी हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल 100% सेशन, नो स्लाइड्स हो, सब समझ गए? हमें हेल्प लेनी होगी तो कहाँ से लेंगे? LLM। LLM बोले तो चाहे जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रोक, क्लाउड, व्हाटएवर। क्लियर ना? बाकी और कुछ नहीं। और नहीं तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो प्ले राइट की खुद की है। तो प्ले राइट की वेबसाइट है playwright.dev, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी करना होगा। यहीं से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। Node.js पे जाओगे, जावा स्क्रिप्ट बोले तो Node.js का बैकग्राउंड चाहिए आपको इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ से गेट स्टार्टेड करके आप सारा इंस्टॉलेशन हम यहीं से करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो, तो क्विकली हम लोग इंस्टॉलेशन पे आते हैं, क्योंकि अपने पास सिर्फ 15 मिनट आज बचे हुए हैं, जिसमें लेट्स सी कितना हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है, तो कोई लोग अगर एक सिस्टम अपना शेयर करते तो काम हो जाता, जिसके सिस्टम पे कुछ भी इंस्टॉल ना हो, पूरा एकदम से क्या बोल सकते हैं, नया सिस्टम हो, ठीक है ना? तो उस पे तो चलो, एनीवे सब लोग करो फिर भी अपने आप, क्योंकि सबके सिस्टम पे अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं, दैट आई नीड टू फिक्स बेसिकली। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको Node.js इंस्टॉल करना है। क्या करना है? Node.js इंस्टॉल करना है। तो Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाओ गूगल पे, google.com ओपन करो और साथ के साथ करो, ठीक है? और यहाँ पे करो डाउनलोड Node.js, पहला लिंक आएगा डाउनलोड Node.js, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना लॉन्ग टर्म सपोर्ट विंडोज, है ना? यहाँ पे दे रखा है सीधे सीधे। तो ये वाला जो वर्जन है, इसी को, कौन सा जो लेटेस्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। LTS का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा? डाउनलोड स्टार्ट करेगा। नहीं किया तब क्या करोगे? तो यहाँ पे MSI है, विंडोज इंस्टॉलर, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा समथिंग। तो देखो मेरे पास डाउनलोड हो गया, हो गया। अब जब डाउनलोड हो गया तो यहाँ से इस exe को ओपन करो और इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, शो मोर करो, रन एज, कहाँ गया? मेरे पास क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो डबल क्लिक कर दो और एक काम करो, बेटर कि एक लोग स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? तो उसके सिस्टम पे मैं इंस्टॉल कराता हूँ, देख देख के सब लोग कर लो, क्योंकि मेरे पे सब सिस्टम इंस्टॉल्ड है, या तो मैं इंस्टॉल करूँ फिर इंस्टॉल करूँ, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि सबके सिस्टम पे अलग चैलेंजेस आएंगे। तो आई वांट टू सी किसी का विंडोज 11 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का और पुराना होगा, राइट? तो मल्टीपल सिस्टम कैन हैव मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? तो आई हैव टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो एक लोग अपना स्क्रीन शेयर करो और जस्ट आई कैन हेल्प टू इंस्टॉल ऑल दोज सॉफ्टवेयर। किसी ने तो कर दिया बहुत तेजी से, सुमित परासर, ओके। डाउनलोड करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो सुमित, टेक द कंट्रोल। रुको, मुझे कंट्रोल लेने दो, नहीं तो ज्यादा भटकना पड़ेगा। गिव मी द कंट्रोल। नाइस, कंट्रोल आया क्या? नहीं आया, आ गया। तो मैंने यहाँ पे देखो विंडोज इंस्टॉलर है,
इस पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सेव करने को बोल रहा है डाउनलोड्स में। चलो सेव कर लेते हैं, तो डाउनलोड होने दो। डाउनलोड हो गया तो मैं सीधे सीधे इस फोल्डर में जाऊंगा। अब मैं पहले ट्राई करूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने का, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, मेरे को ये चाहिए। तो राइट क्लिक किया, पता नहीं इनका सिस्टम कैसा है, आई डोंट नो। तो शो मोर करो, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट क्या करो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। क्लिक करो, क्लिक कर दिया मैंने, तो ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है होने दो, जस्ट वेट। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ हाँ आहे भरपूर आहे अजून प्लीज गो ऑन म्यूट, ठीक है। उद्या फिर यहाँ का? से कोई लोग इनको म्यूट करो भाई, येऊ द्या ना मग काय तुम लोग देखो कोई हो तो म्यूट करो। तो यहाँ पे क्या करना है, आई एक्सेप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर ये बाय डिफॉल्ट देखो लोकेशन लेके यहाँ जा रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स, अगर आपके पास स्पेस है तो डिफॉल्ट रहने दो। फिर नेक्स्ट पे जाओ। फिर यहाँ से ये बोल रहा है कि नोड जेएस रन टाइम, npm पैकेज मैनेजर, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल कर रहा है, राइट। और यहाँ से पूछ रहा है ऐड टू पाथ, तो इस पे अगर प्लस पे क्लिक करो तो ये जो है ये जाके पाथ में भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये सब हमें करना ही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से आ रहा है, एक चीज़ पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल, नोट दैट दिस विल ऑल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी, द स्क्रिप्ट विल पॉप अप ए न्यू विंडो आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। नहीं, हमें चॉकलेटी वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, अभी हम वनीला से और से खुश है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दो और वेट करो। ठीक है, यहाँ से क्या कर दो, अब फिनिश। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन डन। नाउ वी हैव टू वेरीफाई इट कि हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, राइट। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द सर्च, सर्च में cmd ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे कमांड रन करो, नोड स्पेस हाइफन वी, हाइफन लगाना है, माइनस नहीं, अंडरस्कोर नहीं, ठीक है ना, मतलब माइनस ही एक तरीके से, नोड हाइफन वी, एंटर। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, 2.59 समथिंग वर्जन दिखा रहा है ना, इसका मतलब आपके पास नोड इंस्टॉल्ड हो गया। अब नोड जब इंस्टॉल्ड होता है तो नोड के अंदर एक चीज चाहिए होती है हमें, npm नोड पैकेज मैनेजर, जो सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करता है। तो वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में इंस्टॉल होता है। तो वी हैव टू आल्सो चेक कि npm इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या करो, फिर से कमांड रन करो, npm स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, दिख नहीं रहा है क्या आप उधर से, ये कमांड प्रॉम्प्ट भी जूम होता है क्या? कितना आया तुम्हारा? 22 इस काफी पुराना है, तुम्हारा पहले से इंस्टॉल रहा होगा मे बी। हाँ तो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो एक काम करो, उड़ा दो सब, पुराना रख के क्या करना, किसी काम में आया आज तक वो? लेटेस्ट पे रखो ना, लेटेस्ट देखो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी हमेशा रहता है, तो जो तुम्हारा पुराना सॉफ्टवेयर भी होगा ना वो लेटेस्ट पे चलेगा अगर तुमने कुछ किया भी होगा तो टेंशन नहीं उसका। तो एटलीस्ट 24 या 25 तो रखो, क्योंकि क्या होगा अदरवाइज कि किसी को तुम्हें अलग प्रॉब्लम आना शुरू हुआ तो अलग से हमें दिमाग खपाना पड़ेगा फालतू में। तो इसलिए लेटेस्ट सब कुछ यूज़ करो। और यहाँ पे करो npm हाइफन हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे मैंने रन किया तो यहाँ पे भी 11.11 समथिंग आ रहा है मेरे पास।
ठीक है, तो नियर बाई 1-2 वर्जन चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं लेना है। ठीक, यहाँ तक हो गया सबका इंस्टॉलेशन? किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? हाँ बोलो। 11.11 चलेगा, कोई इशू नहीं है। 24 है तब भी चलेगा, 24/14 हाँ तब भी Yeah. चलेगा। सर 24 कर रहा है। हाँ चलेगा, 24 या 25, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था ना कि 24 इज लेटेस्ट वर्जन, तो 24 भी दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक, 24 25, बाकी कुछ भी इशू होगा तो मैं बैठा हूँ ना, उसका टेंशन क्यों। अब यही सेम सेटअप आपको ऑफिस में भी जाके करना है, मतलब इस वीकेंड जो आप काम यहाँ करोगे, अगले वीकेंड अपने लैपटॉप, ऑफिस के लैपटॉप में जाके यही सेटअप वहाँ कर देना है, क्योंकि वहाँ तो 3 ही 4 घंटे काम है, बाकी 2-3 घंटे तो यहीं पे काम करना है ना, इसी का जो मैं दूंगा काम, साथ के साथ एप्लीकेशन का ऑटोमेशन करके खत्म करो वहाँ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल करना है हमें? ड्रॉप डाउन इज नॉट शोइंग, देखो समथिंग कुछ गलत कर रहे होगे, यहाँ पे क्लिक करना ना विंडोज इंस्टॉलर पे, डायरेक्ट इस पे क्लिक करो, और नहीं तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ओवर द चैट। और अगर किसी को स्पेसिफिक इश्यूज हैं समथिंग रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी हैव टू चेक 1 by 1। ये किसी ने तो भेजा है, विनय ने, या फाइन, शो 24.1 फॉर दैट्स गुड, और 24 पॉइंट ये भी सही है सबका, माहल साहिल का भी। हाँ, यहाँ से इसको चेक नहीं करना है, चेक बॉक्स को डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो, राजेश्वरी, बाकी ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू इंस्टॉल VS कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है उसको शॉर्टकट नेम क्या है? VS कोड। तो ये ओपन सोर्स है, इसको इंस्टॉल करना है। तो फिर से यहाँ पे गूगल ओपन करो और यहाँ पे करो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। पहले लिंक पे जाओ, क्लिक करो, और यहाँ से देखो ऑप्शन दे रहा है विंडोज 10 to 11, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तब भी ठीक है, ये अपने आप 64 बिट पिक कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल के डेट में विंडो 10 एंड 11 जो है बाय डिफॉल्ट 64 बिट को सपोर्ट ही करते हैं वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है विंडोज का, इस पे आपको क्लिक कर लो। मैक वाले हो Sir, तो I can see your command prompt screen only, not the Google one. कहाँ पे गूगल I'm not sure. मतलब? I can see only the command prompt screen. I'm not sure is it for only me or for others also. कमांड प्रॉम्प्ट की सर आप स्क्रीन बोल रहे हो ना VS कोड इंस्टॉल करने के लिए, तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है शायद बाकी को। तुमने स्क्रीन, रुको 1 मिनट, ये किसने स्क्रीन शेयर किया हुआ है? तो अब मुझे स्क्रीन रिमूव कर दीजिए। तो मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ओहो, ठीक है, अभी दिख रहा है? यस यस लेकिन फिर मैं तो कमांड उसके स्क्रीन पे काम कर रहा था ना, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। अभी मैंने किसी का तो स्क्रीन शेयर लिया था ना, उसने वापस ले लिया। सुमित अरे का था सुमित, फिर से स्क्रीन शेयर करो यार, नहीं तो मैं इंस्टॉल कभी कर लूंगा, मेरा पहले से फट जाएगा सब कुछ हुआ। स्क्रीन शेयर करो फिर से सुमित, रुको पहले मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब सब लोग को दिख रहा है स्क्रीन सुमित की कमांड प्रॉम्प्ट? Yes, sir. यस। ठीक है, अब मैं इनके इस पे जाता हूँ, कंट्रोल दे दो भाई। और ये भी मीटिंग एंड होने वाली है, 2-3 मिनट और अपने पास बचे हैं, फटाफट ये भी इंस्टॉल करा देता हूँ। तो यहाँ से जाके आपको गूगल करना है, google.com, और डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, टाइप नहीं हुआ क्या?
विजुअल स्टूडियो कोड। तो बेसिकली आपको करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई ये पंजाबी में क्यों आ रहा है? एनीवे क्लिक करो पहले लैंग्वेज पे, किसी में पता लगा इंग्लिश में आया तो घबरा जाएगा वो। मीटिंग एंडेड, फिर से ज्वाइन करो। कहाँ गया? अब यार मेरे से हिम्मत नहीं रह गई, फिर से अब कंट्रोल लो, फिर से करो। इतना तो सब कर ही लो जाओगे ना। सुमित फिर से स्क्रीन शेयर करो। सुमित यू देयर? कोई और कर लो। हो गया सर क्या? डाउनलोड हो गया है मेरा, मैं करती हूँ शेयर। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो पहले। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, सबको स्क्रीन दिख रही है ना इनकी विजुअल की? ऑनलाइन वाले तो मुझे तो दिखेगा ही। ठीक है, तो ये पहला वाला दिख रहा है ना VS कोड, इस पर राइट क्लिक करो। दूसरा वाला ना? हाँ ऑफ कोर्स VS कोड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इस पे क्लिक करो। जिसके पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दिखता है वो इंस्टॉल कर ले, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे यूजर इज नॉट मीन टू बी रन एडमिनिस्ट्रेटर इफ यूड लाइक टू इंस्टॉल वीट फॉर ऑल यूजर इन सिस्टम डाउनलोड द। ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की, क्योंकि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करोगे तो सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, इच्छा अपनी है, तुम्हें ओके पे करना है तो कर दो, नहीं डायरेक्ट करो। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करो एंड नेक्स्ट। हाँ होल्ड होल्ड होल्ड, अगर वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब करते हो, अगर कोई अपना पर्सनल मशीन पे कर रहा है दैट्स फाइन, लेकिन किसी के ऑफिशियल मशीन होगी तब वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, तब उस टाइम पे आप डबल क्लिक करके नहीं करना। ठीक है, नहीं तो IT वाले क्या पता ब्लॉक कर दे आगे जाके, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकते ना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट, होल्ड, यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर लो, सामने दिखता रहेगा तो ठीक रहेगा। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे चेक करो एंड ओपन विद एक्सप्लोरर मेनू, ये नहीं चाहिए। ओपन विद कोड, ये भी नहीं चाहिए। रजिस्टर्ड कोड एज एडिटर सपोर्टेड फाइल, ठीक है। ऐड टू द पाथ, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टू चेकबॉक्स ना, फर्स्ट एंड लास्ट टू वो बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स होगा। वो इंस्टॉल पे क्लिक करो। जिसके पास पुराना भी VS कोड वगैरह हो यूज़ कर सकता है, दिक्कत आएगी तो बाद में अपडेट कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी मैं AI वगैरह के प्लगइन डालूंगा ऑटो कंप्लीट का, वो सब कुछ अपने आप ही करेगा। मतलब इनिशियली नहीं तो फिर वही कोड लिखने लगेगा तो आपको तो कुछ लिखोगे नहीं, पहले आपसे लिखवाना पड़ेगा थोड़ा ना। ठीक है, फिनिश कर दो। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। नाउ थर्ड स्टेप इज वी हैव टू इंस्टॉल द प्लेराइट, और एक एप्लीकेशन जिसपे हमें ऑटोमेशन करना है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो कल का अपना एजेंडा क्या होगा कि इस सिस्टम पे प्लेराइट इंस्टॉल करना, प्लेराइट के साथ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, फिर कल से हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। तो कल एक एप्लीकेशन का कोई एक फ्लो कि लॉगिन से करके फिर प्रोडक्ट खरीद के परचेज करके बेच के, एक फ्लो पूरा ऑटोमेट करवा देंगे आपसे विदाउट नोइंग जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट का अगर आपको जे नहीं पता है तब भी कल आप एक एंड टू एंड फ्लो यहाँ से ऑटोमेट करके जाओगे, समझ गए? दैट्स द थिंग टुमारो वी हैव टू डू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई भी क्वेरी रखती है, कुछ भी रहता है तो व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करके रखो मेरे को। अभी मेरी एक क्लास दूसरी है, इसके बाद फिर मैं अवेलेबल रहूँगा, तो विल टॉक। ठीक है।
सर कोई और क्वेरी रहेगा तो बाद में पूछना। कंपनी का लैपटॉप है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा उसको। अब ये कंपनी वाले से पूछना पड़ेगा। वैसे तो अगर इंस्टॉल करने दे रहा है, देखो जनरली रिस्ट्रिक्शन तब होती है कि जब वो खुद नहीं इंस्टॉल करने देते। तुम इंस्टॉल कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पे हम कोई फेक सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं। ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ये कंपनीज में जनरली होते हैं, अप्रूव्ड है। नहीं ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट उसमें ही है नोड.js। हाँ तो ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इंस्टॉल करके बिंदास यूज करो। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हटा देंगे वो, और क्या, लेकिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कौन से ग्रुप में नहीं हो? करते हैं आराम से, रिकॉर्डिंग मिलेगा। मिल जाएगा भाई, टेंशन नहीं, ठीक है। चलो फिर कल कनेक्ट करते हैं आप लोग से सेम टाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर Thank you, टाइम, sir. बाय। ओके, थैंक यू।